हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटी जॉब नोटिफिकेशन पे। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था रीवेट का। रीवेट में देखा था, रीवेट के टाइप देखे थे, रीवेट में सेफ्टी देखा था, रीवेट का यूज़ देखा था, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रीवेट देखे हैं, उसके अंदर सारे यूजेस देखे हैं। सो इस तरह से हमारा सीट मेटल का जो लास्ट टॉपिक था रीवेट का वो ख़त्म हो गया और सीट मेटल भी ख़त्म हो गया। बेसिक फिटिंग का जो है उसको भी हमने देख लिया था। अब जो है अब है वेल्डिंग। ये थर्ड पार्ट है, ये आपका वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग को स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो रहेगा वेल्डिंग का, और इस पे भी एक दो कई पार्ट में इसको भी करा जाएगा। ये चैप्टर भी कई लंबा है थोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेल्डिंग का सबसे पहले सेफ्टी से स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग शेप में ऐसे जो शॉप होता है उसमें सुरक्षा का क्या महत्व होता है। जो वेल्डिंग शॉप होता है उसमें जो सुरक्षा सामग्रियाँ वो क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसे सेफ्टीज़ होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सुरक्षा जैसे वेल्डिंग में क्या होता है कि दो मेटल्स को हम जोड़ते हैं। दो मेटल्स को एक फिलर मेटल यूज़ करके। अब वेल्डिंग में ऐसे भी होते हैं जहाँ फिलर मेटल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया उस पर, या रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया उस पर ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो जनरली फिलर मेटल का जैसे यूज़ करते हैं तो उसमें स्पार्किंग जनरेट होती है। तो स्पार्किंग से क्या होता है, आपके आँख ख़राब हो सकते हैं, बॉडी डैमेज हो सकता है, बॉडी बर्न हो सकता है, हाथ जल सकता है। वो चीज़ें हैं। और जैसे वो इलेक्ट्रिकल यूज होता है, इलेक्ट्रिक से चलाया जाता है तो इंसुलेटेड वाला भी चाहिए होता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। तो वेल्डिंग सेफ्टी में क्या है, यदि उचित सावधानी न बरती जाए तो वेल्डिंग जो है खतरनाक और अस्वस्थ हो सकती है। तो यदि सावधानी नहीं ली जा सकती है तो अस्वस्थ और ख़तरनाक हो सकता है। हालांकि नई तकनीक और उचित सुरक्षा का उपयोग करने से वेल्डिंग से जुड़ी चोट और मृत्यु जोखिम बहुत कम हो जाते हैं। जैसे जो भी आज के टाइम पे जो सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाते हैं वो यदि आप इस्तेमाल करते हो तो मतलब मृत्यु के और जोखिम, मृत्यु चोट से आदमी क्या होता है, जल जाता है ना, तो उस केस में मृत्यु हो जाती है। इसलिए कह रहा है कि मृत्यु के जोखिम बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि कई से सामान्य वेल्डिंग प्रक्रियाओं में खुली विद्युत चाप या लौ शामिल होती हैं। अब वेल्डिंग में क्या होता है, दो मटेरियल को जोड़ना होता है। तो उसमें क्या होता है, स्पार्किंग होता है। उसकी जो टेम्परेचर होती है अलग अलग मटेरियल के हिसाब से जाओगे। ये सिंपल मटेरियल लाओगे, सॉफ्ट मेटल में आओगे तो एलुमिनियम जिंक ये 600 से कम। एलुमिनियम का 660 होता है, जिंक का आप 450 के करीब होता है। तो ये कम होते हैं। अब लॉ में जाओगे, फेरस मेटल में चले जाओगे तो वो जितने भी आएंगे सब आपके 1000 से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर। तो वो जहाँ भी आपकी बॉडी पे लग गया ना सीधा छेद कर देगा। हाँ, तो इसलिए जलने और आग लगने का जोखिम बहुत महत्वपूर्ण, जोखिम जो है महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसे तत्क्रम प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और चोट को रोकने के लिए क्या होता है, वेल्डर अत्यधिक गर्म और आग के संपर्क से बचने के लिए भारी चमड़े के दस्ताने और सुरक्षात्मक लंबी आस्तीन वाली जैकेट के रूप में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनते हैं। क्या होता है, चोट से रोकने के लिए या बचने के लिए क्या होता है, स्पार्किंग जनरेट होती है तो उन चीज़ों से क्या होता है, गर्मी होती है। उसके लिए जो वेल्डर होता है, वेल्डर क्या करता है, अपने हाथ के लिए हैंड ग्लव्स पहनता है। और जो बॉडी है वो ये दस्ताने हैं। और जो बॉडी है, बॉडी के लिए वो आस्तीन वाली जैकेट जो होता है, एप्रॉन जिसको बोलते हैं, एप्रॉन पहनता है जिससे उस चीज़ को उसको बचाए, मतलब उससे हानि ना हो। इसके अतिरिक्त वेल्ड क्षेत्र की चमक आर्क या आई फ्लैश बर्न नामक स्थिति को ओर ले जाती है, जिसमें परावैज्ञानिक प्रकाश कॉर्निया के सूजन का कारण बनता है। अब इसमें भी ये भी है, जैसे वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम इतना तगड़ी स्पार्किंग होती है और लाइटनिंग होती है ना कि वो पूरा का पूरा जहाँ पे भी वेल्डिंग कर रहे होते हैं वो पूरा बहुत ज़्यादा लाइट वहाँ पे उत्पन्न होती है। और परावैज्ञानिक जो है प्रकाश निकलती है जो हमारी आँखों के जो कॉर्निया हैं उसको क्या, तो उसमें क्या करता है, सूजन उत्पन्न करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम यूवी फिल्टरिंग फेस प्लेट और या काले चश्मे या वेल्डिंग हेलमेट करके आता है, उसको पहने जाते हैं। 2000 के दशक से कुछ हेलमेट जो हैं, कुछ ऐसे एक फेस प्लेट को शामिल किया गया है जो जो तीव्र यूवी प्रकाश के संपर्क में आने पर तुरंत काला हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे 2000 के बाद बनाए गए एक प्लेट बनाया गया है जिसमें क्या होता है कि यूवी प्रकाश आता है तो वो तुरंत से काला, यूवी बेसिकली आपका अल्ट्रा वायलेट रेज होता है। तो उसके संपर्क में आने से क्या होता है, वो आपका शीशा काला हो जाएगा। दर्शकों की सुरक्षा के लिए वेल्डिंग क्षेत्र अक्सर प्रवासी वेल्डिंग पर्दे से घिरा होता है। जहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है उसको प्रवासी वेल्डिंग पर्दे से घेर के रखते हैं। वहीं पीवीसी जो है, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक की फिल्म, ये से बने पर्दे वेल्डिंग क्षेत्र से बाहर के लोगों को इलेक्ट्रिक आर्क यूवी लाइट से बचाते हैं। अब जैसे पीवीसी का क्या होता है, उसका लगता है उसमें उस क्षेत्र में एक बैरिकेडिंग करी जाती है जिससे क्या होता है जो दूसरे लोग होंगे जो वेल्डिंग ना कर रहे हैं उनको लाइट ना जाए,
उसके लिए इन चीज़ों को करा जाता है यूवी लाइट से बचाने के लिए। अगला जो है, लेकिन हेलमेट के इस्तेमाल होने वाले फ़िल्टर ग्लास की जगह नहीं ले सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि यदि इलेक्ट्रिक कार की यूवी लाइट से बचाते हैं, लेकिन हेलमेट में इस्तेमाल होने वाले फ़िल्टर ग्लास की जगह नहीं ले सकते हैं। इसमें क्या है कि हेलमेट में जो इस्तेमाल होता है ना, उसमें एक फ़िल्टर ग्लास उसका जगह दूसरा नहीं ले सकता है। वेल्डर अक्सर खतरनाक गैसों के पार्टिकुलेट मैटर के संपर्क में आते हैं। जो भी वेल्डर होते हैं वो क्या है, पार्टिकुलेट मैटर और गैसों के संपर्क में आते हैं, जो खतरनाक गैसें होती हैं। वहीं आपका फ्लक्स कोड, आर्क वेल्डिंग और सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जैसी प्रक्रिया, मतलब दो तरह की इसमें बता रहा है। फ्लक्स कोडेड आर्क वेल्डिंग जो होता है, आर्क वेल्डिंग और सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग तो विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड करने वाले कणों वाले धातु का उत्पादन करती है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो ऑक्साइड निकालते हैं उन धातुओं को उत्पन्न करती हैं। प्रश्न में कणों का आकार धुएं की विषाक्तता को प्रभावित करता है। जो ये कण है, आकार धुएं की जो विषाक्तता है उसको प्रभावित करती है। इसमें छोटे कण अधिक खतरा पेश करते हैं। जो छोटे कण होते हैं वो अधिक खतरा पेश करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे कणों में रक्त मस्तिष्क की बाधा को पार करने में क्षमता होती है। अब जैसे जो छोटे कण होते हैं ना, वो आपका ब्रेन में सीधा इंटर कर जाएगा, उसमें बाधा को पार करने की क्षमता होती है। जैसे CO2 हो गया, ओजोन हो गया, बारूद धातुओं वाले जैसे धातु और गैस उचित वेंटिलेशन और प्रशिक्षण की कमी वेल्डर के लिए खतरनाक हो सकती है। अब जैसे जहाँ पे भी वेल्डिंग का काम चल रहा है वहाँ पे यदि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है ना, तो जो वेल्डर है ना उसको बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। वो उस गैस के संपर्क में आने से उसकी जो है हेल्थ खराब हो सकती है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। आपका वेंटिलेशन जहाँ पे भी कर रहे हो, इसका वेंटिलेशन का उचित ध्यान होना चाहिए। उदाहरण के लिए हो गया मैग्नीज वेल्डिंग, धुएं के संपर्क में आने से। जैसे मैग्नीज वेल्डिंग होती है वहाँ पे धुएं के संपर्क में आते हैं, तो यहाँ तक कि निम्न स्तर मतलब लेस देन 0.2 mg/m3। तो ये मैग्नीशियन का है, मैग्नीज का है, मैग्नीज पर मतलब वहाँ पे कितना आता है, धुएं का जो संपर्क आता है। पर भी तंत्रिका संबंधी समस्याएं, तो इसमें क्या होता है, जो आपका तंत्रिका संबंधी समस्याएं हैं वो हो सकती है। इतना भी इससे कम भी रहेगा उस केस में भी हो सकती है। 0.2 mg से भी कम रहेगा तो मैग्नीज जो है हिलिकम क्या फेफड़े, यकृत, गुर्दे, केंद्रीय तंत्रिका को नुकसान हो सकता है। इससे और भी चीज़ें हैं कि जैसे फेफड़ा का भी नुकसान हो सकता है, जो लीवर है उससे भी हो सकता है, जो किडनी है उसको भी हो सकता है, और जो तंत्रिका तंत्र है उसको भी नुकसान हो सकता है। मतलब नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी आपका डैमेज हो सकता है। नैनो कण फेफड़ों के वायुकोश मैक्रोफेज के में फंस जाते हैं। जैसे जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ना, फेफड़ों के वायुकोश में फंस जाते हैं और ये फुसफुस फाइब्रोसिस को प्रेरित कर देते हैं। फुसफुसिए जो होता है ना, जैसे फेफड़ा में होता है, वो क्या होता है, प्रेरित कर देता है। इससे क्या होता है, कई वेल्डिंग प्रक्रियाओं में से संपीड़ित गैसों और लपटों का उपयोग विस्फोट, आग और खतरा होता है। इससे क्या होता है कि मतलब कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा विस्फोट होता है और संपीड़ित जो गैसें आती है उससे रेगुलरली खतरा बना रहता है और खतरा होता है। कुछ सामान्य जो होती हैं सावधानियों में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित करना, ज्वलनशील पदार्थों को कार्यस्थल से दूर रखना। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो सावधानियों में हवा की जो मात्रा है सबसे पहले उसको कंट्रोल रखना है। हवा जब तक नहीं रहेगा आपको बॉडी को इनहेल नहीं करेगा। सो हवा का रहेगा वो चीज़ें तो आपको बॉडी भी सही रहेगा, ऑक्सीजन रेगुलर सप्लाई होता रहेगा। और ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं उसको हमेशा दूर रखना चाहिए जहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें जो आपका है जनरल सेफ्टी में, सेफ्टी क्या है सामान्य सुरक्षा में, तो जो भी कामगार हैं, कर्मियों को चोट से बचाने के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, वेल्डर हैं या फिर वहाँ के उनके साथ असिस्टेंट हैं, उनको बचाने के लिए क्या होता है, किसी भी प्रकार के वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। तो जब भी वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उनको सावधानी बरतनी चाहिए। आग विस्फोट हो गया, बिजली झटके हो गए, हानिकारक एजेंट से लगी चोट लग सकती है, तो आग हो गया, आग से विस्फोट हो सकती है, बिजली के झटके हो सकते हैं, जैसे हानिकारक एजेंट जो होते हैं उससे भी चोट लग सकती है। नीचे सूचीबद्ध सामान्य और विशेष सुरक्षा सावधानियों दोनों का कड़ाई से उन श्रमिकों द्वारा पालन किया जाना चाहिए जो धातुओं को वेल्ड या काटते हैं। तो नीचे जो है एक सूची दिया गया है जिसमें जो भी वेल्डर होते हैं या फिर गैस कटिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये चीज़ें पालन किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि यह क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे किस तरह का पॉइंट क्रिएट होता है, जहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ लेनी है, ये भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसे देखते हैं अनाधिकृत व्यक्तियों को वेल्डिंग या काटने के उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं देना चाहिए।
अब इसमें क्या है कि जो भी लोग जिनको उस चीज़ के लिए सर्टिफाइड नहीं है या फिर काम को नहीं आता है, उनको हमेशा जो वेल्डिंग का काम है वहाँ से उसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि उसके चोट के सबसे ज़्यादा कारण जो बनते हैं ना, वही बनते हैं जिनको नहीं आता है और वो आगे आते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो पहले ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो भी जो सर्टिफाइड बंदा होता है उसको कम्पिटेंट बोलते हैं। कम्पिटेंट जो बंदा होता है या ऑथराइज्ड बंदा जो होता है उसी का उपयोग कर सकता है इसका, अदरवाइज वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। जहाँ दूसरा बंदा, और उसको कोशिश करना है कि दूसरा बंदा उसमें ना करे। अगला जो है, लकड़ी के फर्श वाले भवन में वेल्ड ना करें। अब जैसे लकड़ी का फर्श है वहाँ पे नहीं वेल्ड करना है। उसके पीछे कारण क्या है, वहाँ आग, लकड़ी जो होता है एक ईंधन के रूप में काम करता है, तो वो जल सकता है। जब तक कि फर्श को आग प्रतिरोध कपड़े, रेत या अन्य अग्निरोधक सामग्री के साथ गर्म धातु से सुरक्षित नहीं किया जाता है, जब तक उस फर्श पे आप जहाँ पे कर रहे होते हैं वहाँ पे रबड़ का कुछ या रेत हो गया, मतलब जो फायर रेजिस्टेंस होते हैं ना, आग प्रतिरोधी कपड़े होते हैं, रेत हो गया या अन्य अग्निशामक जो है प्रतिरोधक है, उसी को वहाँ पे सुरक्षित उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि सुनिश्चित गर्म चिंगारी हो गया या गर्म धातु ऑपरेटर या किसी वेल्डिंग उपकरण घटकों का जो होता है वहाँ गिरने के बाद भी उसमें कोई किसी प्रकार का हानि नहीं पहुँचेगा या जल नहीं पहुँचेगा। अगला जो है आपका सभी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपास हो गया, तेल हो गया, गैसोलीन हो गया आदि को वेल्डिंग के आसपास से हटाते हैं। कभी भी नहीं रखना जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कपास हो गया आपका, फ्यूज़ जितने भी आते हैं, ऑयल हो गए, वो सारे हो गए, उनको कभी भी जो वेल्डिंग एरिया है उसके पास नहीं रखना चाहिए। गैस हो गए हैं उनको भी नहीं रखना चाहिए। अगला वेल्डिंग या काटने से पहले, जैसे वेल्डिंग करते हैं या काटने से पहले उन लोगों को पास में गर्म करें जो उचित कपड़े या काले चश्मे पहनने के लिए सुरक्षित नहीं है। वेल्डिंग करने या काटने से पहले क्या होता है, उन लोगों को पास में गर्म करें जो उचित कपड़े, मतलब देखिए जो जहाँ पे आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उन जगह पे पहले उन सबके उन चीज़ों को पता कर लेना है या देख लेना है जो इनसिक्योर हैं, जो सुरक्षित नहीं हैं, उन चीज़ों को पहले वहाँ से हटा लें और उसके बाद आप काम कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, वेल्ड किए जा रहे घटक से किसी भी इकट्ठे हिस्से को हटा दें जो वेल्डिंग प्रक्रिया से विकृत या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अच्छा, ये वो सामान भी हटा दें जो वहाँ से क्या होता है, जो वेल्डिंग हम कर रहे हैं उस एरिया में यदि है और उसमें क्या है क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो वहाँ से कभी वहाँ भी मत रखें। और इकट्ठा कोई भी सामान जैसे होता है जमा करके वो भी ना रखें। अगला जो है आपको, ये जनरल सेफ्टी के पॉइंट हैं। गर्म अस्वीकृत इलेक्ट्रोड स्टब्स हो गया, स्टील स्क्रैप या उपकरण फर्श या वेल्डिंग उपकरण के पास आसपास ना छोड़ें, दुर्घटना और या आग लग सकती है। अब जो होता है, जो हम जैसे इलेक्ट्रोड, जैसे वेल्डिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। वो इलेक्ट्रोड जो होता है ना, जब उसका इस्तेमाल होता है ना तो पूरा का पूरा नहीं इस्तेमाल करते हैं। 2 4 6 जो होता है ना छूट जाता है, ज़्यादा भी छोड़ देते हैं कभी कभी। इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे तो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं होता, थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, जिसमें फ्लक्स जो होता है ना, थोड़ा सा फ्लक्स वाला पार्ट जो होता है 1 2 mm 3 mm ऐसे छूट जाता है, तो वो क्या होता है ना जल्दी जलते हैं। तो वही बोल रहा है, जो अस्वीकृत इलेक्ट्रोड स्टफ मतलब बेकार वाला है, जो स्वीकार नहीं किया गया है, स्टील स्क्रैप जो हो गए हैं उसके बारे, या जो भी उपकरण है फर्श या वेल्डिंग उपकरण के आसपास कोई भी चीज़ ना रखें जिससे क्या होता है दुर्घटना हो सकता है। तो उन चीज़ों को हमेशा हटाने की कोशिश करें वहाँ से। अगला जो है, हर समय एक उपयुक्त अग्निशामक यंत्र अपने पास रखें और हमेशा जहाँ पे भी काम कर रहे हो एक आपका फायर एक्सटिंग्विशर साथ में होना चाहिए। और सुनिश्चित करें कि अग्निशामक यंत्र जो है चालू स्थिति में वो जो है वर्किंग में है, ऐसा नहीं कि हम चला ही नहीं पा रहे हैं उसको। सो इन चीज़ों का भी पहले ही चेक करना है। तो उसके लिए आपको वहाँ पे कैलिब्रेशन डेट दिया रहता है, लास्ट इंस्पेक्शन डेट है, कैलिब्रेशन डेट होता है उसमें, तो वो चीज़ों को हमेशा देखें। अगला जो पॉइंट है, वेल्डिंग का काम पूरा होने के बाद सभी हॉट मेटल पर निशान लगा दें। अब जहाँ पे भी काम हो गया है आपका, उन चीज़ों में क्या होता है एक निशान लगा दें जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये हीट है ना। उसके लिए क्या होता है, सॉफ्ट स्टोन का उपयोग किया जाता है, जिससे लोग जो भी देखेंगे तो उनको एक आइडिया रहेगी। अगला जो है आपका सेफ्टी प्रिकॉशन जो है गैस वेल्डिंग प्लांट में, तो गैस वेल्डिंग प्लांट को चलाने के लिए सुरक्षा सावधानियाँ हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, संयंत्र में सामान्य सुरक्षा सावधानियों को लेकर उसमें बारे जानेंगे हम। गैस सिलेंडर को हैंडलिंग के लिए वो सुरक्षा नियम को जानेंगे। गैस रेगुलेटर हो गया, होज पाइप हो गया, हैंडलिंग हो गया, उसके बारे सुरक्षा जो है उसको वो जानेंगे। और बायो पाइप संचालन के लिए जो हो गया सुरक्षित सावधानियाँ, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका जो है दिया हुआ है दुर्घटना मुक्त होने के लिए सुरक्षा नियमों को जानना चाहिए, जो भी आपको सुरक्षा नियम होते हैं
तो उसको पहले जानना होता है, तभी जाके आप दुर्घटना मुक्त हो सकते हो। और फिर क्या है, उनका अभ्यास करना चाहिए। मतलब रेगुलरली आप जैसे जॉब कर रहे हो, जिस काम पे कर रहे हो, वेल्डिंग का काम कर रहे हो, तो उन जगहों पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो उन चीज़ों से फिर अच्छे से अभ्यास हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। तो फिर उससे क्या होता है कि सुरक्षा बढ़िया से किया जा सकता है अपने आप को, और जो दुर्घटना होने के कारण जो हैं वो समाप्त किए जा सकते हैं। और यदि हम नहीं उस चीज़ को प्रयास करते हैं और नहीं देखते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको दुर्घटना के कारण बनते हैं। अगला जैसे है रूल्स, हाँ वही चीज़ है, आपका रूल्स को इग्नोर करने के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब जो भी रूल्स बने हुए हैं उनको इग्नोर करने के लिए जो है कोई भी आपका रूल्स नहीं है। मतलब माफ़ी जो बोलते हैं ना, माफ़ी कुछ नहीं है। जैसे गैस वेल्डिंग में क्या होता है, गैस वेल्डिंग में वेल्डर को खुद को और दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए गैस वेल्डिंग प्लांट और फ्लेम सेटिंग को संभालने में सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए। जैसे गैस वेल्डिंग में क्या होता है ना, गैस वेल्डर जो होता है उसको अपने खुद को और उसका जो साथ में है या फिर प्लांट में दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको भी सुरक्षित रखने के लिए गैस वेल्डिंग प्लांट में क्या होता है, उसकी फ्लेम सेटिंग करी जाती है। उसका स्पीड होता है, कितना बार का उस पर प्रेशर अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें होती है। तो उनको क्या होता है, वो सारा का सारा जो करेगा वो आपका जो रूल्स हैं वो बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू उसी के आपका जो गैस वेल्डर है उसको करेगा, ताकि फ्लेम संभालने की सेटिंग हो गई, सुरक्षा सावधानियों का पालन, और एटलीस्ट वहाँ जो भी हैं उनको इंस्ट्रक्ट करेगा। बाकी सीनियर होते हैं उससे भी होता है। सुरक्षा सावधानियाँ हमेशा अच्छे सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है। तो सुरक्षा सावधानियाँ जो होती है अच्छे सामान्य ज्ञान पर आधारित होती है। गैस वेल्डर को दुर्घटना मुक्त रखने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। अब सावधानियाँ क्या क्या लेनी चाहिए जो गैस वेल्डिंग में गैस वेल्डर है उसके लिए, तो जनरल सेफ्टी में उसके लिए क्या है, किसी भी वेल्डिंग संयंत्र में किसी भी भाग का संयोजन में, स्नेहक में तेल या ग्रीस का प्रयोग ना करें। अब जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका ऑयल या ग्रीस का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये विस्फोटक हो सकता है और ये ज्वलनशील होते हैं, इसलिए विस्फोटक भी हो सकता है। और आगे क्या है, हमेशा आग प्रतिरोधी कपड़े पहनने, जो भी आपका एप्रोन जो रहेगा वो आपका आग प्रतिरोधी होना चाहिए, फायर इंसुलेशन होना चाहिए, एस्बेस्टस के दस्ताने होना चाहिए और एप्रन पहनो। तो ये आपका प्रतिरोधी कपड़े पहले हो गए, फिर आपके एस्बेस्टस के दस्ताने जो हाथ में पहनोगे और एप्रन पहनोगे जो आपका पूरा बॉडी पे लगेगा ये। तो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, जिसमें कपड़े हो गए, दस्ताने हो गए और एप्रन हो गया। अब वेल्डिंग करते समय क्या है, नायलॉन, चिकना और फट्टे कपड़े ना पहने। जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हो उस टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि नायलॉन के कपड़े या चिकना या फटा कपड़ा कभी भी ना पहने, क्योंकि इससे क्या होता है, नायलॉन बहुत जल्दी आग पकड़ता है, जबकि चिकना भी सेम होता है। फटे कपड़े तो सीधा बॉडी पे आएगा आपका, उसका जो भी जिस मेटल पे आप काम कर रहे हो उस मेटल का डायरेक्टली आएगा। आगे जो है, आग के खतरे से बचने के लिए जब भी कोई रिसाव देखा जाता है तो उसे तुरंत ठीक करें। अब जैसे आग के खतरे से बचना है तो उस केस में ज़्यादातर लीकेज होता है, तो लीकेज में जहाँ पे आपको दिख रहा है तो सबसे पहले उसको ठीक करने का काम करें। जैसे गैस में क्या होता है, जहाँ पे मेन वाल होता है, जहाँ पे वहाँ पे उसकी सेटिंग करी जाती है रेगुलेटर वाल को, वहाँ पे लीकेज होता है। तो सबसे पहले काम क्या है, उसको ठीक करने का, उसके बाद ही उस पर काम करने का। नहीं तो ऐसा है कि अब मैं इधर से लीक भी हो रहा है, मैं लेके उससे काम भी कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस क्या हो जाएंगे, आग लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। आगे देखिए, ये जैसे आपका फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आप देख सकते हो। तो फिगर में ये दिया हुआ है कि जैसे यहाँ लीकेज हो रहा है और इधर से टाइट कर लो, पहले टाइट करके फिर इसको ठीक करो, फिर उसके बाद उस पर काम करो। इसमें क्या होता है, ज़रा सा भी चूक होता है ना गैस वाले केस में तो बहुत बड़ा उस पर हादसे का कारण जो है ना वो बन जाता है। अब जैसे देखो कि लीकेज होता है, अब जैसे गैस वेल्डिंग करते हो तो उसका 15 केजी का होता है वो, 15 केजी से पर सेंटीमीटर क्यूब का होता है। तो उतना ब्लास्ट करने का मतलब क्या है ना, आपका मिनिमम मान के चलो, आपका 30 से 40 मीटर का जो रेडियस होगा ना, उसके भीतर में जो भी आएंगे सब झुलसेंगे। आप वहाँ पे जहाँ पे भी आप गैस वेल्डिंग कर रहे हो, एक सिलेंडर है तो उतना रेंज आ रहा है। अब यदि बढ़ गया और उसके आसपास यदि तेल होगा या कुछ और भी होगा, फ्यूल का जो जलने वाला होगा, तो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए चूक ना हो। तो हमेशा सेफ्टी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि क्या क्या सेफ्टी है, तो जहाँ कहीं भी लीकेज होता है तो उस चीज़ को सबसे पहले बंद करना है, ना कि पहले चालू करके काम करना है। आगे आपका आग बुझाने के लिए हमेशा आग बुझाने वाले उपकरण संभाल कर रखें और काम करते समय स्थिति में रखें। जहाँ पे भी आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और उसको एक सही स्थिति में होना चाहिए, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ये आपका वर्किंग टेबल है, इसमें बेंच वाइस है, ये आपके गैस के सिलेंडर है ना, गैस ऑक्सीजन का है, और ये आपका गैस स्टैंड है, सिलेंडर स्टैंड है, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपके यहाँ पे जो टब रखे हैं इसमें आपके रेत मिलेंगे, ये आपका एग्जॉस्ट के लिए है जो आपका खिड़की है। अब यहाँ पे इस पर दिया हुआ है, कार्य क्षेत्र को किसी भी प्रकार की आग से मुक्त रखें। तो किसी भी प्रकार की आग से होता है उसको मुक्त रखें। गैस वेल्डिंग से पहले सुरक्षा सावधानियाँ, सिलेंडर के लिए सुरक्षा, गैस सिलेंडर को रोल ना करें, जो भी गैस सिलेंडर है उसको कभी भी रोल ना करें।
ना ही उन्हें रोलर की तरह इस्तेमाल करें और ना ही कभी उसको रोलर की तरह इस्तेमाल करें। सिलेंडर ले जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग करना चाहिए। ट्रॉली या ट्रॉली में डाल के ले जाओ, लेके आ जाओ। उपयोग में ना होने या खाली होने पर सिलेंडर का वाल्व बंद कर, जब उपयोग में नहीं है या फिर खाली हो गया तो उसको, इसका जो वाल है ना, उसको वाल को बंद कर दो, जो ऊपर सबसे लगा रहता है उसको बंद कर दो। भरे और खाली सिलेंडर को अलग अलग रखें। जो भरा हुआ सिलेंडर है और खाली सिलेंडर है, दोनों को अलग अलग करके रखें। सिलेंडर के वाल हमेशा धीरे धीरे खोलें। जब भी आप खोलते हो उसको, वाल को धीरे धीरे खोलें, 1.5 मोड़ से ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे खोलना है। और जो 1.5 मोड़ है मतलब 1.5 राउंड हो गया आप खोलोगे, उससे ज़्यादा नहीं खोलना है। आगे आपका सिलेंडर खोलने के लिए सही सिलेंडर चाबियों का उपयोग करें। चाबियाँ उसकी होती है, वही चाबियों का उपयोग करें। दूसरी चाबी से इस्तेमाल करोगे तो उसका वाल जो है वो ख़राब हो सकता है। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर से सिलेंडर की चाबियाँ ना निकालें। आप जो वेल्डिंग कर रहे हो उस समय वहाँ नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? इसमें एक केसेस अभी हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ चैप्टर में। बैक फायर का एक केस होता है। तो बैक फायर जब होता है ना, उस टाइम पे आप सबसे पहले क्या करोगे? बैक फायर का कारण क्या होता है? और चलो ठीक है, सबसे पहले क्या, कहीं पे आग लगता है तो आप सबसे पहले किसको बंद करोगे? एयर को बंद करोगे, ऑक्सीजन को बंद करोगे, या फिर आप जो ईंधन है गैस का है उसको बंद करोगे? ये सारी चीज़ें आती है, इसलिए चाबियों को कभी भी नहीं हटाना चाहिए। क्योंकि देखो, हवा जो है हमारे इन्वायरमेंट में मिलता है। हवा मिल जा रहा है, फ्यूल या हीट, ये 3 चीज़ें होती है। मतलब ऑक्सीजन होता है, फ्यूल होता है और हीट होता है। 3 चीज़ें चाहिए होती है आग को जलने के लिए। तो ये हमारा जैसे फ्यूल नहीं, सब एक 3 में से एक को हटा दो ना, तो ये फिर आग जो है वो नहीं जलेगा। तो इसमें देखोगे अब 2 चीज़, एक चीज़ तो ऑक्सीजन अब मिलता है एनवायरनमेंट में, और उसमें फ्यूल आएगा। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ हीट पे आता है, उसके बाद वो क्या होता है, जलने का काम करता है। तो फ्यूल रहेगा तो हीट आएगा, फ्यूल जब रहेगा ही नहीं तो हीट थोड़ी आएगा। तो एक भी आप किसी को निकाल दो ना, एयर तो आप निकाल नहीं सकते हो। वैक्यूम चेम्बर है नहीं जहाँ पे आप एयर उससे कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन बीम एक वेल्डिंग होता है जहाँ पे वैक्यूम चेम्बर में किया जाता है। चलिए, तो ये हो गया सिलेंडर खोलने के लिए सही चाबियों का जो होता है प्रयोग करना है। और वेल्डिंग करते समय सिलेंडर से सिलेंडर की चाबी नहीं निकालना है। बैक फायर, यही आपका देखो, बैक फायर या फ्लैश बैक में मामले में सिलेंडर को जल्दी से बंद करने में मदद करता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके कारण भी और भी पढ़ेंगे, क्यों बैक फायर होता है इसके बारे में बाद में पढ़े। इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये चीज़ पूछा जाता है सिंपली कि वेल्डिंग करते समय जो है सिलेंडर की चाबियाँ ना निकालें। इससे आता है बैक फायर का केस होगा तो आप सबसे पहले किसको बंद करोगे, या बैक फायर का मेन कारण क्या है, वो पूछा जाता है। आसान संचालन अगला जो है, आसान संचालन सुरक्षा के लिए हमेशा सिलेंडर का एक सीधी स्थिति में रखें। अब जैसे आसानी से उसको संचालन करने के लिए और जैसे सुरक्षा के लिए क्या होता है, सिलेंडर को हमेशा सीधी स्थिति में रखें। जैसे ऐसे खड़ा करके रखना वर्टिकल पोजीशन में। जैसे सिलेंडर का उस पर स्टैंड में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला जो है आपका, नियामकों को जोड़ने से पहले वाल सॉकेट को साफ करने के लिए हमेशा सिलेंडर वाल्वों को तोड़ें। अब जैसे क्या होता है, नियामक होते हैं, उनको जोड़ने से पहले मतलब दूसरे जो आप जोड़ रहे हो ना, उस पर कनेक्शन तो दोगे। जहाँ पे आप कहीं दूसरी जगह लेके जाओगे तो एक्सटेंशन लगाओगे। उसको जोड़ने से पहले क्या होता है, वाल सॉकेट को साफ़ करने के लिए, तो वाल जो होता है उसको सॉकेट को साफ़ करने के लिए सिलेंडर वाल्वों को तोड़े। तो इस पर एक होता है, तो उसको आपको निकालना होता है, फिर उसके बाद लगाना होता है। रबड़ की नली के पाइप के लिए सुरक्षा फिगर 5 में दिया हुआ है। फिगर 4 में दिया हुआ है, उसका देखेंगे ना। ये आपका फिगर 4 का जिसे दिखा हुआ है कि वाल को तोड़ें, ये ऑन हो गया और एक ऑफ हो गया। इसको घुमा दोगे इधर से तो ये बंद हो जाएगा। जो गैस वाले होते हैं यहाँ पे थ्रेड के भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो आपका फ्यूल वाले होते हैं उनमें आपको LHB मिलेगा, LHT मिलेगा, लेफ्ट हैंड थ्रेड मिलेगा। जो ऑक्सीजन के हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, वो आपका RH राइट हैंड थ्रेड मिलेंगे। इसके बारे में देखेंगे। रबड़ की नाली के पाइपों का समय समय पर निरीक्षण करें और क्षतिग्रस्त पाइपों को बदलें। अब रबड़ की जो नली होती है उसको, मतलब ये होज पाइप की बात कर रहा है, तो होज पाइप जो होता है समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। उसमें कहीं पर लीकेज तो नहीं है। उससे क्या होता है, उससे भी आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि क्षतिग्रस्त कहीं पर डैमेज हो रखा है तो उसको चेंज करते हैं। नली के पाइप को, ट्यूबों को विषम टुकड़ों का प्रयोग ना करें। अब इसमें क्या होता है, नली ट्यूब या होज पाइप जो है उसको विषम टुकड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप का नहीं करना चाहिए। उसमें कलर कोडिंग होती है, इसलिए वो कलर कोडिंग भी बहुत ही आवश्यक होता है। एसिटिलीन के लिए नली के पाइप को ऑक्सीजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइप को ना बदलें। अब जैसे वही चीज़ है, क्या होता है कि आप जैसे ऑक्सीजन का देखोगे वो आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, सिलेंडर भी ब्लैक कलर में मिलेगा, पाइप भी ब्लैक कलर में मिलेगा। वहीं आपका जो सिलेंडर का होता है गैस का, जैसे इसमें एसिटिलीन भरा जाता है, उसका आपको मरून कलर का सिलेंडर भी मिलेगा। और वो आपका पाइप जो मिलेगा होज पाइप, वो भी मिलता है। तो उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसका भी देखोगे दोनों का प्रेशर भी डिफरेंस होता है। एक होता है 7 kg/m³ का होता है, और दूसरा आपका 15 kg का। तो दोनों का सहन क्षमता भी आपका डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। ये फिगर 5 में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन, फिगर 5 में क्या है, एक बार दोबारा देख लेते हैं।
रबड़ की नाली के लिए पाइप की सुरक्षा, तो जैसे इसमें देखोगे ये आपका रबड़ की नाली, आप ऐसे कभी नहीं लेके जाना ऊपर से, यहाँ से क्या होगा ये कट सकता है, ऐसे नहीं लेके जाना, ये दब जाएगा तब भी ख़राब हो जाएगा। ऐसे कभी भी लेके नहीं जाना है, ये हमेशा क्या होता है खुले में होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए हमेशा ब्लैक हॉज पाइप, देखो यही चीज़ है, ब्लैक हॉज पाइप ऑक्सीजन के लिए, और एसीटिलीन के लिए मरून हॉज पाइप का इस्तेमाल करें। कलर कोडिंग है वो। रेगुलेटर के लिए सुरक्षा क्या है, रेगुलेटर के लिए सुरक्षा में देखते हैं तो गैस सिलेंडर को हथौड़ों से वार करने से रोकें। अब गैस सिलेंडर में क्या होता है, कभी भी उसको हैमर से उपयोग करके नहीं खोलना है, हमेशा उसके स्पैनर्स होते हैं या चाबी होती है, उसी से उसको ओपन करना क्लोज करने का काम है। करने से रोकें और सुनिश्चित करें कि पानी जो है, सुनिश्चित करें कि पानी, धातु और तेल सिलेंडर पर न जमे। तो सिलेंडर पे क्या है, पानी, धातु और तेल, तीन चीज़ें कभी भी नहीं जमना चाहिए। ये हमेशा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है रेगुलेटर का, तो ये चीज़ नहीं जमनी चाहिए। अगला जो है ऑक्सीजन के लिए एक दाहिने हाथ से थ्रेडेड कनेक्शन और एसिटिलीन के लिए बाएं हाथ से, तो यही चीज़ है। ऑक्सीजन में जो होता है थ्रेड कटा हुआ और राइट हैंड थ्रेड होता है, और एसिटिलीन में आपका लेफ्ट हैंड होता है, वही बाएं हाथ का है एसिटिलीन में, और ऑक्सीजन में आपका राइट हैंड का है, मतलब दाहिने हाथ का है थ्रेड। अगला जो है ब्लो पाइप के लिए सुरक्षा, तो ब्लो पाइप के लिए क्या सुरक्षा होना चाहिए, तो जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसके बाद जब बुझा देते हैं, जैसे इसको ब्लो पाइप क्या होता है, उससे गैस निकलता है, तो जब उसका हमारा काम ख़त्म हो जाता है, ये जैसे दिखा रहा है काम ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है जब ब्लो पाइप उपयोग में ना हो, जब उसका उपयोग में ना हो तो उसको ब्लो पाइप को क्या है सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। और जब लौ बुझ जाए और बैक फायर हो जाए, मतलब जब लौ जो है वो बुझ जाने के बाद या फिर बैक फायर हो जाता है, तो उस केस में क्या है, तो दोनों ब्लो पाइप वाल पहले ऑक्सीजन को जल्दी से बंद करें और पानी में डुबो दें। अब देखो ये वाला है जब आपका बैक फायर होता है या फिर वो होता है, उस केस में क्या बोल रहा है, तो दोनों को आपको क्या करना है, जल्दी से बंद कर देना है और पानी में डुबो देना है। तो उसमें से आपको सबसे पहले ऑक्सीजन को बंद करना है, यहाँ पे कह रहा है इसके हिसाब से ऑक्सीजन पहले बंद होगा आपका क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, वो स्पीड फैलाने का काम करता है। पानी में आप डुबा देते हो तो फिर आपका क्या होता है, पानी में डुबा देते हो तो पानी जो है ना, पानी में वो एयर का उतना ज़्यादा ज़रूरत, मतलब सप्लाई नहीं हो पाता है ना, इसलिए उस चीज़ के बारे में बोल रहा है। तो जब भी आपका बैक फायर होता है, बुझ जाता है, तो उस केस में आपका दोनों लिखा हुआ है कि दोनों को आपको पानी में डुबा देना है और ऑक्सीजन को पहले बंद करना है, फिर आपका उसका एसिटिलीन का बंद करना है। लौ को प्रज्वलित करते समय ब्लो पाइप नोजल की सुरक्षित दिशा में इंगित करें। अब जैसे उसको प्रज्वलित करते समय जब आपको लाइटिंग करना है, उस समय क्या है, ब्लो पाइप की एक सुरक्षित दिशा होनी चाहिए। जो आपका ब्लो पाइप का डायरेक्शन है गैस का, वो आपका ऊपर का और होना चाहिए। जैसे इसमें दिखा हुआ है, ये आपका गैस निकल रहा है तो ऊपर की ओर इधर से स्पार्क लाइटर से करके फिर आप जलाओ तो ऊपर की ओर जाए, ना कि नीचे की ओर। आग बुझाने के लिए पहले एसिटिलीन वॉल्व का, अब जैसे आग बुझाने के लिए करना है तो उस केस में आपका एसिटिलीन को सबसे पहले बंद करना है, फिर बैक फायर से बचने के लिए ऑक्सीजन। हाँ, तो जब आपका बैक फायर होता है तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन पहले दिया है, पहले भी मैंने जैसे बताया था कि आपको बैक फायर का जब केस आता है तो उसमें आपका फ्यूल सबसे पहले बंद होगा। तो फ्यूल क्या है, आपका एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन को आप सबसे पहले बंद करोगे तो मेन सप्लाई जो है फ्यूल का वो बंद हो जाएगा। तो बर्न होने के लिए बचेगा क्या, बर्न होने के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। ऑयल जब तक नहीं आएगा या फ्यूल नहीं आएगा तो वो जलेगा नहीं, पानी तो जलेगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले एसिटिलीन को बंद करना होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बंद करता है बैक फायर से बचने के लिए। अगला जो है आपका आर्क वेल्डिंग के दौरान और बाद में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, सुरक्षा सावधानियाँ लेते हैं, उसको देखते हैं। तो उसमें आपको सेफ्टी प्रिकॉशन बिफोर, ड्यूरिंग, मतलब पहले, उस समय में और बाद में। तो इस पार्ट का जो है या इसमें देखेंगे आर्क वेल्डिंग में जो होता है, एक सावधानियों का लोग है जिसमें अलग अलग टाइप की सावधानियाँ देखेंगे। अभी हमने देखा इससे पहले क्या, गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग से रिलेटेड सारा चीज़ देख लिया, सेफ्टी प्रिकॉशंस है कैसे उसको इस्तेमाल करना है, और वो गैस वेल्डिंग में क्या क्या, मतलब जैसे अभी बैक फायर देखा तो बैक फायर कैसे होता है, फिर उसको कैसे बंद करना है, उससे कैसे बचना है, हमें गैस वेल्डिंग करने तो हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, वो सारा चीज़ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आर्क वेल्डिंग में हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी है। तो सुरक्षा प्रिकॉशंस में देखते हैं सुरक्षा सावधानियाँ जो आर्क वेल्डिंग में है। आर्क वेल्डिंग करते समय कभी भी नम या गीली जगह पर ना खड़े हों। कभी भी क्या होता है आर्क वेल्डिंग करते समय, मतलब जहाँ पे नमी हो या फिर गलीच हो, जहाँ पे भीगा हुआ ज़मीन हो, वहाँ पे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है आपको हमेशा सभी सुरक्षा परिधान जो हैं वो सारे आपको पहनने हैं। जैसे दस्ताने हो गए, एप्रन हो गए, आस्तीन हो गया, जूता हो गया, ये सारे आपको पहनने हैं। जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, ये आपका ग्लव्स हो गया, ये हेलमेट, ये
हैंड ये हेलमेट स्क्रीन हो गया, ये एप्रन हो गया, आस्तीन हो गया। ये आस्तीन यहाँ जो हाथ में लगाते हैं ना, इसको आस्तीन बोलते हैं। अगला जो है आँखों और चेहरों की सुरक्षा के लिए जो है वेल्डिंग और चिपिंग के दौरान क्रमशः वेल्डिंग चिपिंग स्क्रीन पहने। जब भी आप ये वेल्डिंग कर रहे हो या चिपिंग कर रहे हो तो उस टाइम में क्या होता है कि स्क्रीन लगाना होता है। जैसे चश्मा आता है तो उस तरह से वेल्डिंग स्क्रीन एक आती है, और हैंड के लिए भी एक आती है, और हेलमेट जैसा भी एक आता है। तो वो आप उपयोग में लाते हैं। तो करना है, उपयोग करना ही करना है। उपयोग में न होने पर मशीन को स्विच ऑफ कर दें। जब भी आपका आर्क वेल्डिंग में मशीन उपयोग में नहीं है तो उस टाइम आपका सप्लाई जो है, पावर सप्लाई, वो बंद कर दें। अगला जो है कपड़ों को तेल और ग्रीस से मुक्त रखें। तो आपके कपड़े में जो होता है तेल और ग्रीस नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। लग जाए तो उसको हटा दें। गर्म धातुओं को संभालते समय चिमटे का उपयोग करें। तो जब भी आप गर्म धातुओं को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हो तो उस टाइम में चिमटा, उसको टोंक्स बोलते हैं, टोंक्स का इस्तेमाल हमेशा करें। ऐसा नहीं कि हाथ में खुले हाथ उठा के लेके गए या फिर वेल्डिंग से उठा के लेके गए। अगला जो है आपका आर्क वेल्डिंग के दौरान माचिस या पेट्रोल लाइटर अपनी जेब में ना रखें। तो जब आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस टाइम या तो माचिस हो गया या फिर लाइटर हो गया या किसी भी इस प्रकार का जो लाइटिंग चलाने के लिए उपयोग होते हैं, तो उन चीज़ों को कभी भी अपने साथ में नहीं रखना चाहिए। अगला जो है पोर्टेबल स्क्रीन या वेल्डिंग बूथ का उपयोग करके बाहरी लोगों को विकिरण और किरणों के प्रतिबंध बताएं। पोर्टेबल स्क्रीन कह रहा है तो पोर्टेबल स्क्रीन आपका एक लगेगा, उससे और एक वेल्डिंग बूथ, मतलब एक चेम्बर बना लो आप, उसके अंदर ही आप वेल्डिंग करोगे। खुले वेल्डिंग में क्या होता है, ज़्यादातर यूवी रेज बाहर निकलती हैं, तो उससे क्या होता है लोगों को आई में प्रॉब्लम होता है और देखने में आता है। कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया डैमेज होता है, सूजन आ जाता है कॉर्निया में। इसके पहले भी हमने पढ़ा था। तो हमेशा पोर्टेबल स्क्रीन या वैसे जो वेल्डिंग बूथ का उपयोग करके ही बाहरी लोगों को विकिरण से बचाना चाहिए हमेशा। अगला जो है वेल्डिंग क्षेत्र को हमेशा नमी और ज्वलनशील सामग्री से क्या होता है उसको मुक्त रखना होता है, जिससे क्या होगा कभी भी आपको इन चीज़ों से, जैसे नमी रखोगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक जो ग्राउंडेड होगा तो वो पूरे फैल जाएगी, अब बॉडी में हो जा सकती है। और उससे क्या होता है जहाँ ज्वलनशील पदार्थ रखते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, तो वहाँ स्पार्किंग होता है। उससे क्या होता है ज्वलनशील सामग्री रहने से वो जल सकता है। अगला जो है विद्युत दोषों को स्वयं सुधारने का प्रयास ना करें। जो भी विद्युत दोष हैं, इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट्स हैं, उसको खुद से ना करें। उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिशियन को हमेशा बुलाएं। यदि ये धीरे धीरे आपको जानते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो तो आदमी एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ें जान लेता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से जो है, क्योंकि सवाल जो पूछे जाते हैं ना बुक के हिसाब से पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में जब जाओगे तब वहाँ पे जाके ये सवाल उल्टे सीधे होते हैं, अदरवाइज इंटरव्यू लेवल का पेपर बहुत कम जगह पे होता है, तो ज़्यादातर आपका सवाल बेस्ड ही होता है। तो विद्युत जो है सुधारने का स्वयं जो है कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रिशियन होता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए। इसमें जैसे फिगर 2 में दिया हुआ है, इसका चैम्बर बना हुआ है, वेल्डिंग करने का एक चैम्बर बना हुआ है ना। फिगर 3 में देखो, फिगर 3 में क्या है, ये आपके इलेक्ट्रिक टुकड़ों को फर्श पे ना रखें। अब जो इलेक्ट्रोड के टुकड़े हैं, मतलब ये आपका हो गया ये टुकड़ा, जैसे हमने वेल्डिंग करा उसके बाद जो बच गया ना, उसको आपने कभी भी फर्श में नहीं रखना है। उसके लिए एक होता है डालने का डस्टबिन होता है, जो मेटल डस्टबिन होता है, वो ये एक कंटेनर में डाल दें। तो ये मेटल डस्टबिन होता है, वहाँ पर डाल दें। फिगर 4 में देखोगे, ये आपका फिगर 4 है, इसमें एग्जॉस्ट का यूज़ किया है। सॉरी, आर्क वेल्डिंग में धुएँ को हटाने के लिए एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। इसमें क्या होता है ना, गैसेस निकलती है, गैसेस जो होता है बहुत ही हानिकारक होती है, तो उसके लिए एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इससे आपका डायरेक्टली आपका जो भी गैसेस फ्यूम्स जनरेट होते हैं वो आपके सीधे एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चले जाएंगे। ये सवाल कई बार क्या है पूछा गया है। ये जो है ये वाला फिगर देके आपका बहुत बार इसका पूछा गया है कि ये क्या है बोल के। तो ये आपका एग्जॉस्ट का है, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, और ये जैसे यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, ये आपका जो भी फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, गैसेस निकल रहे हैं, वो यहाँ एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जा रहा है। गैस और अपनी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में के बाद सुरक्षा सावधानियाँ, तो गैस और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बाद जो सुरक्षा सावधानियाँ हैं उसमें गैस वेल्डिंग में देखेंगे। गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग के बाद रेगुलेटर को दबाव हटाने के लिए लाइनों को ब्लीड करते समय पाइपों की बड़ी सफाई से लपेट देते हैं और उपकरण बदल देते हैं। तो उस केस में रेगुलेटर जहाँ पे ख़राब दिखता है तो उस केस में आपको उसको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। अगला जो है होज जो पाइप है, होज पाइप, उसके बाद टॉर्च हो गया, ब्लो पाइप हो गया। रेगुलेटर सेफ्टी की जगह उचित पर स्टोर रखें, जहाँ जहाँ उसकी जगह बना रखा है उचित जगह पर रखें, जिससे क्या होगा चांसेस कम होते हैं उसके जलने के और बेवजह जो हादसे होने के। अगला जो है गैस सिलेंडर को ज्वलनशील और ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखें। ये गैस सिलेंडर जो भी होते हैं उसको हमेशा ज्वलनशील पदार्थ से दूर रखना है। अगला जो है आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ऑपरेशन पूरा होने के बाद वेल्डर
गर्म धातु को चिन्हित करेगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो जाती है, वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो भी वेल्डर है उसको जो धातु को गर्म धातु है उसको चिन्हित करेगा किसी प्रकार से, उसका जैसे मार्किंग करेगा कि हाँ इस एरिया में गर्म है। जिससे क्या होता है, अन्य सारे जो भी कामगार होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको उस चीज़ों की चेतावनी देने में बहुत ही आसान हो जाता है और जिससे दुर्घटना के जो कारण बनते हैं वो भी घट जाती है। अगला जो है आपका बिजली के स्रोत से वेल्डिंग मशीन का प्लग निकाल दें। जब वेल्डिंग आपका ख़त्म हो जाता है तो पावर सोर्स जो होता है वो लगा रहता है, तो उस चीज़ को आप हटा दें, काम ख़त्म हो गया उसको साइड कर दें, प्लग निकाल दें और उसको डेड में डाल दें। अगला जो है वेल्डिंग केबल को वेल्डिंग कर उपकरण से अलग रखें। तो वेल्डिंग का केबल जो होता है, केबल को हमेशा वेल्डिंग जो उपकरण होते हैं उनसे अलग रखें, वो कट सकता है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगला जो है केबल को बड़ी सफाई से लपेट दें। जो केबल होती है उसको बहुत ही अच्छे से आपको लपेटना है और सुरक्षित जगह पर रखना है, जिससे उसमें क्या होता है, कट उठ जाएगा ना तो वो ग्राउंड होने लगता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसे होता है। अगला जो है आपका इलेक्ट्रोड होल्डर अन्य उपकरणों को सुरक्षित रूप से रखें और स्टोर करें। जो भी इलेक्ट्रोड होल्डर हो गए, अन्य उपकरण हो गए, उसको सुरक्षित तरीके से रखना है और स्टोर करके रखना है। अगला जो है आपका सुरक्षा उपकरण और वेल्डिंग में उपयोग से सेफ्टी इक्विपमेंट जो आपका वेल्डिंग करते टाइम में उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं आप हम। जैसे इसमें है आपका नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का, तो नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रकार की विधि है। ये जो है जो नॉन फ्यूजन है जिसमें आपका जो फिलर रोड होता है वो इस्तेमाल नहीं होता है, वही चीज़ है। तो यह एक वेल्डिंग का एक विधि है जिसमें कम गलनाम भराव रोड का उपयोग करके लेकिन दबाव के लगे बिना आधार धातु को किनारों को पिघलाए बिना समान या समान धातुओं को एक साथ जोड़ा जाता है। अच्छा, ये नॉन फ्यूजन वेल्डिंग हो गया जिसमें आपका जो मेटल है वो नहीं मेल्ट हो रहा है, तो उस प्रकार का इसमें आपका सोल्डरिंग, ब्रेजिंग ये सारे आ जाएंगे, तो वो आपका नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होता है। जिसमें क्या होता है, वो जो मेन बेस मेटल जो होता है वो मेल्ट नहीं होता, उसके लिए फिलर मेटल खाली होता है, वो मेल्ट होता है। बाकी आप देखोगे जैसे गैस वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हो गया, इनमें क्या होता है, जितना इलेक्ट्रो जहाँ पे लगाया जाता है ना, इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। जो इलेक्ट्रोड होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण वहाँ पे वो दूसरी जो जहाँ पे धातु होती है वो भी मेल्ट होती है, इसलिए उसको क्या होता है, उसमें बेबल कर दिया जाता है और जगह बना के ऐसे फिलर करा जाता है। वहीं आपका आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्डर को आर्क की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के कारण होने वाली चोट हो गया, आर्क की अत्यधिक गर्मी के कारण गर्म जॉब से जलने, बिजली के झटके, जहरीले धुएँ हो गए, उड़ने वाले गर्म स्पैटर हो गए, स्पैटर जैसे स्पार्किंग आते हैं ना, वो चीज़ के बारे में संपर्क में आने से आने तथा पैरों का स्लगन और वस्तुएं गिरने का खतरा होता है। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या क्या होता है आर्क वेल्डिंग के दौरान, क्या होता है, हानिकारक किरणें आती है जिसमें यूवी हो गया, इंफ्रा हो गया, इनसे क्या होता है, आइज़ को प्रॉब्लम होता है। साथ ही आर्क की तकनीक के कारण क्या होता है, वो काफ़ी गर्म भी होता है। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग करोगे ना, उन चीज़ों में क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन वेल्डिंग में क्या हो जाता है, वो आपका बहुत हाई टेम्परेचर आ जाता है इसमें, क्योंकि वेल्डिंग जितना है आपका फेरस मेटल में होता है। तो फेरस मेटल में जाओगे, जैसे लोहा के आप किसी भी आओगे तो लोहा में आपको दिखेगा लोहा है। अब आयरन में ही आओगे तो आपका 1600 के आसपास मिलता है, उससे नीचे नहीं। तो इसमें आपका ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, 2400-2500 ऐसे रखते हैं। तो वो आप समझ लो, थोड़ा सा कहीं पे भी पड़ा सीधा आपका छेद कर देगा, हड्डी रहे या कुछ भी रहे, सीधा चमड़ी तो जली जाएगी तुरंत, उसमें फोड़े हो जाते हैं। अगला जो आर्क वेल्डिंग के दौरान ये वही चीज़ है, जो बिजली के झटके, जहरीले धुएँ मिलते हैं, उसमें गर्म स्पैटर जो होता है, स्पार्क होता है, उसके बारे पैरों में स्लैग हो गया, गिरने का खतरा होता है। 3 चीज़ों का हमेशा उसके लिए क्या होता है, सुरक्षा सामग्री पहनना बहुत ही अनिवार्य होता है। वेल्डर और वेल्डिंग क्षेत्र में पास काम करने वाले अन्य व्यक्तियों को उपयुक्त खतरों से बचाने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय सहायक उपयोग करना चाहिए। तो वेल्डिंग या वेल्डिंग क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको बचाने के लिए जो होता है सुरक्षा परिधान, उसमें सहायक उपकरण है, जिसमें आपका सुरक्षा परिधान में देखोगे चमड़े का एप्रन हो गया जो आप बॉडी के लिए लगाओगे, है ना, चमड़े का एप्रन हो गया, दस्ताने हो गए हैं, एस्बेस्टस के दस्ताने होते हैं, चमड़े के दस्ताने होते हैं, स्लीव्स होते हैं जो आपके हाथ में, आपका कोहनी से लेकर हाथ तक होता है। मतलब जो हाथ आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, उंगली वाला पार्ट को अलग कर दो, उसके बाद जो है वहाँ से लेकर कोहनी तक ये आपका स्लीव्स होता है। ये आपका लेदर का होगा या फिर कॉटन का होता है। उसके बाद आपके जो सेफ्टी शूज़ होते हैं, औद्योगिक के सुरक्षा जूते होते हैं, वो होने चाहिए। दूसरे में आपका हैंड स्क्रीन है, एडजस्टेबल हेलमेट है, ये एडजस्टेबल हेलमेट, पोर्टेबल फायर प्रूफ कॉन्वेक्स स्क्रीन हो गया, इसको हाथ में लेके हैंड स्क्रीन, एडजस्टेबल हेलमेट हो गया। फिर अगला जो चीपिंग ग्राइंडिंग गॉगल्स हो गया, इसके लिए गॉगल्स एक अलग होता है, चश्मा। चौथा जो है श्वास यंत्र और
निकास वाहिनी, तो श्वास यंत्र और निकास वाहिनी भी होना चाहिए। तो ये सवाल में बहुत बार पूछे जाते हैं कि सुरक्षा उपकरण जो भी आपका वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस समय क्या क्या ज़रूरी होता है। जैसे चमड़े का एप्रन हो गया, चमड़े का दस्ताने हो गए, स्लीव्स हो गया, सेफ्टी शूज या ये होने ही होने हैं आपका। दूसरा में जैसे हैंड स्क्रीन का फ़ोटो देके आता है, उससे नाम पूछता है। एडजस्टेबल हेलमेट हो गया, पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवस स्क्रीन हो गया। चौथा तीसरा जो है आपका चिपिंग ग्राइंडिंग गॉगल्स हो गया, उसमें चश्मा लगाते हैं, एक स्पेशल चश्मा आता है उसके लिए। जैसे आप चिपिंग करते हो ना, चिपिंग मतलब आप हैमर से, एक चिपिंग हैमर होता है, उससे जहाँ पर वेल्डिंग कर रखा है तो उस पर ऊपर स्लैग बैठता है, तो उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको चिपिंग बोलते हैं। मतलब आप हैमरिंग ही कर रहे हो लेकिन उसका साइज, हैमर जो होता है ना, चिपिंग चिपिंग मतलब जो चिप्स उसके ऊपर से निकलेंगे, वेल्डिंग किया हुआ है उसके ऊपर से जो स्लैग है उसको निकालेंगे तो उसी को चिप्स बोल। जैसे कि आप वो उस पर ड्रिलिंग में क्या होता है, एक्स्ट्रा मटेरियल निकलता है तो वो चिप्स होता है। इसमें उसी तरह से होता है, जो स्लैग निकलता है उसको चिप्स बोलते हैं। और उसको करने के लिए, हटाने के लिए जो काम करते हैं उस प्रोसेस को चिपिंग करते हैं। और उस प्रोसेस में जो इस्तेमाल होता है वो टूल को चिपिंग हैमर बोलते हैं। चौथा जो है श्वास यंत्र और निकास वाहिनी। सो लेदर हो गया, एप्रन हो गया, ग्लव्स हो गया, लेदर ग्लव्स, लेड गार्ड हो गया। ये फिगर में दिए हुए हैं 1 2 3 4। इनका उपयोग क्या होता है, वेल्डर के शरीर, हाथ, गर्दन, छाती, ऑर्गन विकिरण और आर्क के छोटे गर्म छींटे से ठोस स्लैग को छीलने के दौरान वेल्ड जोड़ से उड़ने वाले गर्म लावा कण से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जितने भी हैं आपके, लेदर एप्रन हो गया, ग्लव्स हो गया, केप हो गया, विद स्लीव्स हो गया, लेग गार्ड हो गया, ये क्या होते हैं कि जो भी स्लैग्स आते हैं, इससे क्या होता है, वेल्डर का शरीर हो गया, हाथ हो गया, गर्दन हो गया, छाती हो गया, आँख हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, ठोस स्लैग या गर्म छींटे पड़ने से उसके शरीर का नुकसान, शरीर में हानिकारक चीज़ें या क्षतिग्रस्त हादसा होने का कारण बनता है। तो इन चीज़ों से सुरक्षा करता है। तो उपयोग भी सुरक्षा परिधान पहनते समय ढीले नहीं होने चाहिए। जो भी चीज़ें पहन रहे हो कभी भी ढीला नहीं होना चाहिए, है ना। और उपयुक्त आकार का चयन वेल्डर द्वारा किया जाना चाहिए। अब जो भी आकार है वो जो फिट बैठेगा वो एक वेल्डर को ही चयन करना चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप पहनोगे, आप काम करोगे तो उसका अलग है। तो इस चीज़ को एज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल इनसे बहुत ज़्यादा बनते हैं वेल्डिंग से भी। कहीं कहीं पे आप पेपर देने जाओगे, अभी यूपी आर्मिनल का हो सकता है पेपर आएगा, नहीं इस साल के एंड तक आ सकता है। अगला जो है, फिसलने से पैर की उंगलियों और टखने की चोट को बचने के लिए औद्योगिक जूते हैं। फिसलने से पैर की उंगली हो गया या फिर टखने की चोट से बचने के लिए औद्योगिक जूते हमेशा पहनने चाहिए। उससे क्या होता है, कोई भी चीज़, अब जैसे यहाँ पे क्या है ना, पैर की उंगलियाँ, तो ये सेफ्टी शूज़ में क्या होता है, आगे जो होता है ना स्टील टो लगा होता है जिससे वो बचाता है। यही फिगर में देखते हैं। तो ये आपका एप्रन हो गया, ये आपका गले में टंगेगा, ये दोनों साइड से लेकर पीछे बंधेगा। ये आपके हैंड ग्लव्स हैं, ये देखो सारा कुछ, एप्रन हो गया, ग्लव्स हो गया, कैप विथ स्लीव्स हो गया, है ना। ये हो गया लेदर एप्रन हो गया, लेदर ग्लव्स हो गया, इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका एडजस्टेबल हेलमेट हो गया, ये लेदर कैप हो गया विथ स्लीव्स। इसमें सुरक्षा 5 नंबर फिगर में दिया हुआ है, ये आपका सुरक्षा बूट का है। तो सुरक्षा बूट जो है उपयोग किया जाता है किसके लिए, लेग के लिए। यह वेल्डर को बिजली से झटके से बचाता है, क्योंकि जूते का आधार जो होता है विशेष रूप से बिजली का झटका प्रतिरोधी सामग्री से बना होता है। तो ये जो सेफ्टी का बूट होता है, इसका उपयोग जो होता है, जूते का जो होता है, इसमें इलेक्ट्रिक जो शॉक्स मतलब लगने के चांसेस होते हैं ना, झटका लगने का, उससे भी बचाता है। क्योंकि ये क्या होता है, शॉक रेजिस्टेंस होता है, मतलब झटका प्रतिरोधी, बिजली का जो झटका है उसका प्रतिरोधी सामग्री से बना होता है। अगला जो है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और हेलमेट, इनका उपयोग वेल्डर की आँख और चेहरे को आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क विकिरण से चिंगारी से बचाने के लिए किया जाता है। तो वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और हेलमेट, इनका जो उपयोग होता है वेल्डर की आंखों और चेहरे को आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क विकिरण जो होता है या चिंगारी निकलती है उनसे बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक हैंड स्क्रीन को हाथ में पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया रहता है। एक आपका हैंड स्क्रीन आता है जो हाथ से पकड़ के ऐसे करके काम कर सकते हैं। तो आप जनरली ये वाला, जैसे आपके घर के आसपास कहीं वेल्डिंग शॉप होगा तो वहाँ पे ये सब दिखते हैं, लेकिन सवाल में जो पूछा जाता है हाथ से पकड़ के डिज़ाइन किया हुआ रहता है जिसे वेल्डर करता है, उसका नाम क्या है, तो आपका हैंड स्क्रीन हो जाएगा। अगला जो है आपका एक हेलमेट स्क्रीन को सिर पर पहनने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एक आपका हेलमेट होता है जो ये जो हेलमेट पे ही हेलमेट जैसा होता है ना उसी तरफ से होता है, तो माथे पे पहनने के लिए वो उपयोग में आता है। इसमें देखोगे ये आपका स्क्रीन हो गया, हाँ, कैप विथ स्लिप्स ये हो गए, ऊपर से जो लगा रखा है, ये ग्लव का दे रखा है, ये आपका एप्रन हो गया, और ये लेग गार्ड हो गए, जैसे इसमें हैंड गार्ड भी होते हैं, लेग गार्ड, हैंड गार्ड, और ये सेफ्टी शूज़ हो गया। फिगर 5 में दिया हुआ है, ये जूते का आगे आपका स्टील टो होता है,
तो और नीचे देखो इसमें दिखा होगा ये ऑर्डिनरी जो जूते होते हैं नीचे से आपको कील लग सकता है, ऊपर से आपका जैसे लोहे का आयरन का ये दिया हुआ है वो चैनल है, चैनल से लग सकता है, पीछे से आपको लग सकता है। वही चीज़ इसमें क्या होता है, स्टील टो कैप होता है, स्टील इनर सोल भी होता है, जिससे क्या होगा वो चीज़ें लगने के चांसेस घट जाते हैं, कील आएगा कुछ भी आएगा। हाई स्लीव ऑयल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ सोल होता है, तो जिसके कारण चांसेस कम हो जाते हैं आपके। सो इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो शूज़ होते हैं इस पर आपका देखो पहले क्या है, स्टील टो का कैप रहेगा, उससे क्या होगा जो उंगलियां हैं वो चीज़ आपका बच जाएगी। स्टील इनर सोल होता है, जो सोल होता है स्टील इनर, नीचे से कुछ भी चीज़ें घुस नहीं सकती है, सीधा कील हो गया, नेल्स हो गया, या फिर आपका वायर हो गया या ब्लेड हो गया, वो नहीं आ सकते हैं वो, या काट भी नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें स्टील का लगा हुआ है। उसके बाद आपका जो है जो सोल बना रहता है, और सोल जो होता है शॉक प्रूफ सोल होता है, इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ सोल होता है, ऑयल रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण आप स्लिप भी नहीं करते हो। तो ये चीज़ें हमेशा पहनने के लिए कोशिश नहीं है, हाँ कंपलसरी है, इसके आप खिलाफ जाओगे तो आपको बहुत नुकसान होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो सवाल इनसे भी पूछे जाते हैं। अगला जो है, रंगीन कांच को वेल्ड स्पैटर से बचाने के लिए प्रत्येक तरफ साफ कांच लगाया जाता है। तो रंगीन कांच को क्या होता है, वेल्ड स्पैटर से बचाने के लिए जो रंगीन कांच होती है उसको वेल्ड स्पैटर से बचाने के लिए क्या होता है, प्रत्येक तरफ साफ कांच लगाया जाता है। मतलब बीच में रहता है वो वाला जो कलर्ड वाला होता है और उसके दोनों साइड ट्रांसपेरेंट होते हैं। उससे क्या है, उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो मेन कलर वाला कांच है, रंगीन कांच। हेलमेट स्क्रीन बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। जो हेलमेट स्क्रीन होती है आपको हेड को भी पूरी तरह से ढकती है, इसलिए वो बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है और वेल्डर को अपने दोनों हाथों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति भी देता है। उसमें क्या होता है कि आप ऊपर नीचे स्लाइड करके वो उपयोग किया जाता है, तो वो सबसे आसान होता है इसलिए। अगला जो है, रंगीन फ़िल्टर ग्लास विभिन्न रंगों में उपलब्ध किए गए वेल्डिंग करंट रेंज के आधार पर बनाए जाते हैं। जो फ़िल्टर होते हैं रंगीन वाले, मतलब ग्लास जो होते हैं वो आपके अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक जब आप सप्लाई करते हो तो उसमें अलग कलर आता है, तो उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो विभिन्न रंगों में ये सारे उपलब्ध होते हैं। जो फ़िल्टर ग्लास मतलब रंगीन ग्लास होते हैं, जो भीतर में लगता है आपका, दोनों ट्रांसपेरेंट लगेंगे, उसके बीच में रहता है। तो ये आपके करंट रेंज जो होता है उसके आधार पर ये बनाए जाते हैं। ये आपका हैंड स्क्रीन हो गया, ये आपका हैंड से पकड़ने का। ये फ़ोटो डायरेक्ट देके वो पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, ये कौन सा है। तो ये आपका हैंड स्क्रीन हो गया। ये आपका वेल्डिंग हेलमेट हो गया। इस पर देखो ये आपका मूवेबल होता है, ऐसे ऐसे ये लगा दो, पहन लो, इसको आप मूव करो ऊपर आ जाएगा, फिर लगा दो, ऐसे करके ये आसान होता है। ये आपका जो है आई प्रोटेक्टिव, ये जो उसमें ग्लास जो लगता है बीच का, ये कलर्ड वाला हो गया, दोनों साइड जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, जिससे आपको देखेगा ईजिली। अगला जो है, पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवस स्क्रीन फिगर 9 में दिया हुआ है। तो फिगर 9 आपका ये है, ये जो है पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवस स्क्रीन, ये वाला जो लगा रखा है इसमें। तो का उपयोग क्या होता है, वेल्डिंग क्षेत्र के पास काम करने वाले व्यक्ति को आग को चमक से बचाने के लिए किया जाता है। तो पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवस स्क्रीन जो होता है, जो भी व्यक्ति काम कर रहा होता है आपका वेल्डिंग क्षेत्र में, उसको या उस क्षेत्र में भी है, तो मेन जो काम करता है उसके लिए होता है। बाकी जो दूसरे जगह पे होते हैं वो तो उस साइड देखते नहीं हैं, है ना, तो उनके लिए नहीं होता है। तो ये आपका उसको जो सूरज जो यूवी रेज आते हैं या इंफ्रारेड आता है उससे आपको बचाने का काम करता है। उसके बाद है इसमें टेबल दिया हुआ है। तो टेबल में मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग फ़िल्टर ग्लास गुण होता है। तो फिल्टर के जो ग्लास जो है उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, तो उसमें ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। जैसे रंगीन कांच का छाया छाप है 8 से 9, 10 से 11, 12 से 14, तो उसके लिए जो करंट सप्लाई है, करंट की रेंज देखा है 8 से 9 के लिए 100 मतलब एम्पियर तक का जाएगा। 10 11 का है 100 से 300 से, 12 14 का जो है छाया संख्या वाला जो है उसका आपका 300 से ज़्यादा जो करंट जाएगा, 300 से ज़्यादा एम्पियर का जाएगा, उसमें आपका इस्तेमाल होता है। जो है आपका ये आपका गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज़ का है, जो गैस वेल्डिंग उपकरण और उसके रिलेटेड जो एक्सेसरीज़ यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में। तो गैस वेल्डिंग के लिए उसकी प्रक्रिया देखेंगे, उसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण जो है अलग अलग लिस्ट देखेंगे, गैस वेल्डिंग में कार्यों का उल्लेख देखेंगे। तो गैस वेल्डिंग में देखोगे आपका ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है, जिसे लोकप्रिय रूप से गैस वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है, जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है उसी को मतलब आपका गैस वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है। ये क्या होता है, सरल होता है, सस्ता और चलाने में आसान होता है। जो आपका पतले छोटे घटकों को भी वेल्ड करने के लिए गर्म इनपुट को बारीकी से नियंत्रित किया जा सकता है। ये चीज़ है क्या कि इस पर आपका बहुत ही छोटे होते हैं, जो छोटे जॉब के लिए भी ये कंफर्टेबल होता है, आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं आपका गर्म इनपुट जो होता है बारीकी से नियंत्रित किया जा सकता है, और
जो ऑक्सीक्लीन वेल्डिंग है प्रक्रिया में क्या होता है, जब आप प्रक्रिया करते हो तो वेल्डिंग टॉर्च को नोक पर उचित मात्रा में ऑक्सीजन और एसिटिलीन जलाने से उत्पन्न एक तीव्र जो टेम्परेचर आता है वो गैस वेल्डिंग का आपका 3300 डिग्री सेल्सियस जो है वो उत्पन्न होता है, धातु द्वारा गर्म किया जाता है। तो 3300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और लौ को धातु को पिलाने के लिए वेल्ड स्थान के और निर्देशित किया जाता है, जहाँ पे वेल्ड करना होता है उसको वहाँ पर निर्देशित किया जा सकता है और इस प्रकार से वेल्ड का उत्पादन किया जाता है और इस प्रकार से क्या होता है वेल्ड का उत्पादन किया जाता है। सो इसमें मेन चीज़ जो है आपका जो ऑक्सीक्लीन गैस वेल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसको क्या होता है, सरल होता है, सस्ता होता है और साथ ही संचालित करने में आसान होता है, जिसका उपयोग जो होता है पतले छोटे घटकों में वेल्ड का या फिर गर्म इनपुट के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। और इसका जो टॉर्च होता है जहाँ पे इसका टेम्परेचर जो होता है उत्पन्न करता है, मतलब आपका तापमान जो उत्पन्न करता है वो आपका उचित मात्रा में वो 3300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। अगला जो है आपका, और इससे क्या होता है, इसी से आपका उत्पादन भी किया जाता है, इस प्रकार के वेल्ड का उत्पादन किया जाता है, निर्देशित करता है। सो गैस वेल्डिंग उपकरण में देखते हैं तो गैस वेल्डिंग उपकरण में आपका ऑक्सीक्लीन वेल्डिंग उपकरण का सिद्धांत कार्य प्रवाह और वेग की दर सही दर पर वेल्डिंग टिप के सही अनुपात में ऑक्सीजन गैस की मिश्रण आपूर्ति करना है। अब इसमें क्या होता है, गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट में देखोगे कि यहाँ दिया हुआ है जैसे ऑक्सीक्लीन जो वेल्डिंग का उपकरण सिद्धांत है वो कार्य प्रवाह और वेग की सही दर पर वेल्डिंग टिप के लिए सही अनुपात में, मतलब जो आपका सही दर जो होगा वेल्डिंग करने का जो प्रवाह होगा उसमें सही टिप का अनुपात, सही वेल्डिंग टिप जो होता है उसके लिए सही अनुपात और ऑक्सीक्लीन गैस की मिश्रण आपूर्ति करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका फिगर दिया हुआ है, जो गैस सिलेंडर है उसका फिगर है। इसमें आपका देखो ये आपका गूगल्स है, थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर विजुअल होगा। तो ये आपका फिगर 1 में दिया हुआ है ऑक्सीक्लीन जो है गैस मिश्रण का। इसमें देखोगे ये आपका गॉगल्स हो गया, ये आपका स्पार्किंग लाइटर हो गया, ये छोटा वाला जो है वो आपका एसिटिलीन सिलेंडर है और बड़ा वाला जो है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर हो गया, एसिटिलीन गैस रेगुलेटर हो गया। और ये सिलेंडर है जो एसिटिलीन का है छोटा वाला, और बड़ा वाला जो है आपका ऑक्सीजन का है। ये चैनिंग अटैचमेंट है, इसको बांधने के लिए उपयोग किया हुआ है। इसमें आपका एसिटिलीन भरा हुआ है, इसमें आपका ऑक्सीजन भरा हुआ है। ये आपका वेल्डिंग पाइप हो गया, ये जो नीचे दिख रहा है ये आपका टॉय है, वेल्डिंग ब्लो पाइप है, यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन चेम्बर हो गया, यहाँ पे जो होज पाइप हो गए दोनों के एक एसिटिलीन का और एक उसका, यहाँ पे आपका मिक्सिंग चेम्बर हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका टिप, ये आ गया पूरा का पूरा जिस पर ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ट्रॉली पे रखा जाता है, स्टैंड हो गया इसका। तो ये ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग का जो है ये आपका पूरा इक्विपमेंट है, जिसमें से आपके ये पार्ट पूछे जाते हैं। छोटा हमेशा याद रखना, छोटा जो होता है आपका एसिटिलीन का होता है और बड़ा जो सिलेंडर होता है वो ऑक्सीजन का होता है। बाकी ये आपका ट्रॉली है। आगे देखते हैं इसमें सारे कुछ लिखे हुए हैं क्या क्या इसमें है। सो गैस वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो बुनियादी उपकरण है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, एसिटिलीन सिलेंडर होना चाहिए, उसमें दाब जो है नियमित होना चाहिए, मतलब प्रेशराइज होना चाहिए। ये नहीं कि आपका खाली है और उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो इस्तेमाल तो होगा नहीं। अगला जो है ऑक्सीजन का जो गैस मतलब हॉज पाइप जो होगा ना वो आपका दो रंग का हो सकता है, या तो काला या तो हरा। तो ज़्यादातर आपका काला मिलेगा, हरा रेयरली कहीं पे वैसा होता है जहाँ तो ही मिलेगा, अदरवाइज आपका काला ही मिलेगा। ये स्टैंडर्ड जो है काला और हरा दोनों है। एसिटिलीन जो है उसका आपका मैरून कलर का होता है। नोजल और गैस लाइटर के साथ वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप, मतलब ये आपका जैसे दिखा रखा है, लेकिन ये आपका वेल्डिंग टॉर्च हो गया, ऊपर में आपका टॉर्च हो गया, ये स्पार्क लाइटर हो गया, ये नोजल हो जाएगा, यहाँ पे ये नोजल हो जाएगा जो टॉर्च है उसका, वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप। आगे जो है आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर के परिवहन के लिए ट्रॉलियाँ, तो ये ट्रॉली दिया हुआ है जो उसको ये ले आने के लिए है। चाबियों और स्पैनर का एक सेट रहता है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो चाबी और स्पैनर का जो है एक सेट रहेगा। और फिलर रोड के फ्लक्स रहेंगे, फिलर रोड जो होते हैं, फिलर रोड का जो होता है वो आपका सेट रहेगा। फिलर रोड और फ्लक्स, तो फिलर रोड जो होते हैं उसी फ्लक्स होते हैं। और गैस वेल्डिंग में अलग से लगा। फिर अगला जो है वेल्डर के लिए सुरक्षात्मक कपड़े, जो आपका कपड़ा होगा जैसे वेपरन हो गया, दस्ताने हो गए, काले चश्मे हो गए, स्लीव्स हो गई, ये सारे आपको ज़रूरत पड़ते हैं। तो ये सारे उपकरण हैं जो गैस वेल्डिंग जब आप कर रहे होते हैं तो ये सारे उपकरण आपके पास मौजूद होने चाहिए और इसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आपको वेल्डिंग करना होगा। अगला जो है सिलेंडर का है, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के बारे में देखते हैं। इनसे सवाल पूछा जाता है आपका, जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसका कलर के बारे में पूछा जाता है, तो काले रंग का होता है।
इसमें ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसमें प्रेशर पूछा जाता है कितना होता है, तो आपका 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और ऑक्सीजन सिलेंडर का 120 सेंटीमीटर, उसके साथ ही दबाव के साथ जो होता है 7 मीटर क्यूब की ये कैपेसिटी होती है। और दबाव जो होता है इसका प्रेशर जो होती है 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो क्षमता होती है 7 मीटर क्यूबिक मीटर होता है, 7 मीटर क्यूब करके, है ना। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर। तो इसमें क्या है, गैस वेल्डिंग के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस को बोतल के आकार सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है। तो बोतल होता है उस पर संग्रहित किया जाता है और प्रेशराइज होता है, कंप्रेस्ड होता है, संपीड़ित होता है इन सिलेंडरों को काले रंग में। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो काला रंग का होता है। ये आपको नीचे दिया हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो प्रेशर डाला जाता है, प्रेशर आपका 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच के दबाव के साथ होता है। और साथ ही से क्षमता जो होती है इसकी 7 मीटर क्यूब का होता है। गैस स्टोर कर सकता है 7 मीटर क्यूब की क्षमता तक गैस को स्टोर कर सकता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वाल्व, इसमें थ्रेड जो कटे होते हैं वाल्व में वो आपका राइट हैंड थ्रेड होता है। और यही चीज़ आपका डिफ्रेंशिएट करेगा। जैसे जो एसिटिलीन का है उसमें आपका ये जैसे काले रंग का है तो वो आपका मरून हो जाएगा। इसमें जैसे 7 मीटर क्यूब तला है, ये आपका हो जाएगा 15 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये वो जो थ्रेड है वो लेफ्ट हैंड थ्रेड हो जाएगा। इसमें जैसे दिया हुआ है ये आपका है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। जो बड़ा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर, छोटा वाला जो है एसिटिलीन सिलेंडर है। ये आपका ब्लो पाइप कह लो या फिर वेल्डिंग टॉर्च कह लो। आप घुले हुए एसिटिलीन सिलेंडर, तो एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है उसमें देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली एसिटिलीन, थोड़ा सा इसमें मैंने बताया, उस चीज़ को क्लियर नहीं किया। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो होता है इसमें आपके जो याद करने के लिए हैं, मतलब इसे कंठस्थ होना चाहिए आपके दिमाग में। तो इसका जो कलर होता है, कलर को आपको याद रखना है, ब्लैक कलर का होता है। इसमें जो प्रेशर होता है 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जो कैपेसिटी होता है 7 मीटर क्यूब होता है। और इसके जो वाल का थ्रेड होता है वो राइट हैंड थ्रेड होता है। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं इसका। अगला घुले हुए एसिटिलीन सिलेंडर। अब डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर, उसमें देखते हैं तो गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले एसिटिलीन गैस को मरून रंग में रंगी हुई स्टील की बोतलों में संग्रहित किया जाता है। तो एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है इसमें आपका मरून रंग का होता है जो सिलेंडर होता है। और इसमें जो होता है आपका एसिटिलीन को बोतलों में, मतलब सिलेंडर में इसको संग्रहित किया जाता है। एसिटिलीन जो होता है इसमें आपका प्रेशर जो होता है 15 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ दबाव के साथ भंग अवस्था में भंडारण की समान क्षमता। अब इसमें जैसे प्रेशर जो होता है 15 से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वहीं आपका इसका क्षमता जो है 6 मीटर क्यूब है। इससे और क्या डिफरेंस है ऑक्सीजन में, इसमें 15-16 केजी के पर सेंटीमीटर है, उसमें होता है 120 से 120 केजी सेंटीमीटर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्षमता जो होता है 7 मीटर क्यूब का होता है और इसमें आपका 6 मीटर क्यूब का होता है। अगला जो है आपका ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर। ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर जो होता है जिससे हम ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कितना सप्लाई देना है उसके लिए गैस का। इसका उपयोग जो होता है आवश्यक काम के दबाव के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर गैस के दाब को कम करने और ब्लो पाइप को एक स्थिर दर पर ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो जो ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर है, तो आपका जो प्रेशर रेगुलेटर होता है वो बेसिकली कंट्रोल करने का काम करता है। करता है कि इसको गैस के दबाव को कितना छोड़ना है, कितना कंट्रोल, उसको नियंत्रित करने का ही काम करता है। आपका दबाव को मतलब कितना आपको सप्लाई जितना ज़रूरत के हिसाब से देना होता है, तो उसके हिसाब से ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें थ्रेडेड कनेक्शन जो होते हैं राइट हैंड, इसके बारे में पहले भी देख लिया है कि राइट हैंड थ्रेड इसमें होते हैं। वहीं एसिटिलीन सिलेंडर में होता है जैसा कि ऑक्सीजन रेगुलेटर में मामले में होता है, वैसे ही सेम जो होता है आपका एसिटिलीन सिलेंडर में भी होता है। ये आपका प्रेशर रेगुलेटर का है जो फिगर दिया हुआ है। इसमें ये देखोगे एक आपका वर्किंग प्रेशर गेज हो गया, सिलेंडर प्रेशर गेज हो गया। जो सिलेंडर का है इसमें दो लगे हुए हैं। एक आपका जो हो गया सिलेंडर का है उसका दिखाएगा, और जो आपने आउटपुट दे रखा है वर्किंग प्रेशर के लिए दे रखा है उसका आपका इस पर दिखाएगा। ये आपका कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर प्रेशर टॉप स्क्रू एडजस्ट सिलेक्शन व्हेन नॉट इन यूज। नहीं, जब यूज नहीं होगा उस टाइम इसको क्या करना है, ढीला कर देना है। उससे क्या होगा, अंदर का लॉक हो जाएगा। ये ब्लो पाइप का हो गया, इधर इस साइड दिखा रहा है राइट हैंड थ्रेड का ऑक्सीजन टू ब्लो पाइप। और ये आपका राइट हैंड थ्रेड का हो गया, ये सिलेंडर पे लगेगा, इधर ब्लो पाइप पे लगेगा। तो गैस फ्रॉम सिलेंडर इंटर्स हियर, तो मतलब यहाँ से आपका निकलेगा गैस और यहाँ से फिर आगे जहाँ पे सप्लाई देना है वहाँ पे जाएगा। अगला क्या है, आवश्यक काम के दबाव को कम करने के लिए जो ज़रूरत का काम है उससे काम को दबाव को जो होता है कम करने के लिए एसिटिलीन गैस के प्रवाह को स्थिर दर पर नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है।
और थ्रेडेड कनेक्शन बाएं हाथ के हैं। अब जैसे एसिटिलीन वाले में क्या होता है, आपका बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड आपका जो उस पर थ्रेड कटा होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। एसिटिलीन जो होता है नियामक को शीघ्रता से पहचान करने के लिए क्या है, पहचान के लिए नट के कोनों पर एक खांचा कटा होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है उसको पहचान करना है तो उसके लिए सिंपल होता है, उसमें आपका एक स्लॉट कटा होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो स्लॉट कटा हुआ है, ये आपका इसमें देखोगे कोनों पर, यहाँ देखो ये आपका स्लॉट कटा हुआ है। यहीं आप जैसे ऑक्सीजन वाले पे देखोगे इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्लॉट नहीं कटा हुआ है। तो ये आपका नट पे देखो, इस नट पे आपका स्लॉट दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये वाला इधर एक है, दो दिखाई दे रहे हैं ना, इसी तरह सबको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसमें यही चीज़ है, एक आउटपुट प्रेशर हो जाएगा और एक आपका सिलेंडर का प्रेशर हो जाएगा। तो ये आपका आउटपुट प्रेशर है जो आपका बाहर भेज रहे हो कटिंग के लिए या फिर वेल्डिंग के लिए, उसके लिए वो हो गया। और इधर आपका सिलेंडर का प्रेशर है और ये आपका रेगुलेटर है जो कंट्रोल करने के लिए एसिटिलीन के ब्लो पाइप का है। ये इस अंदर साइड दिखा रहा है एसिटिलीन जहाँ से आपको आउटपुट देगा, और ये आपका जो सिलेंडर पे लग जाएगा। इसमें आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। आगे देखते हैं जो रबड़ की पाइप होती है, उसके रबड़ की नाली, पाइप और कनेक्शन। तो उसका होज पाइप जो है और उसका कनेक्शन। तो इसका उपयोग क्या हो, इनका उपयोग जो होता है रेगुलेटर से ब्लो पाइप तक गैस ले जाने के लिए किया जाता है। तो जितने भी होज पाइप होते हैं उनका एक मतलब समझो आप एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हम माध्यम का इस्तेमाल करते हैं ना, गैस बाहर छोड़ोगे तो वो एनवायरनमेंट में फैल जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल वे में और उतना प्रेशर लगा के रखेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको संपीड़ित किया जाता है ना, कंप्रेस किया जाता है। तो उसके हिसाब से कहाँ ज़रूरत है उसके हिसाब से हम देते हैं। तो रेगुलेटर से हम जो ब्लो पाइप या हॉज पाइप होता है, ब्लो पाइप कह रहा हूँ, हॉज पाइप जो होता है आपका, उससे क्या करते हैं, सिलेंडर से हम उसको जहाँ पे हमको लेके जाना है, जिस एरिया में ले जाके उसको का उपयोग में लाना है, तो वहाँ के लिए उसको लेके जाते हैं। तो मेन ये काम करता है क्या है, रेगुलेटर से ब्लो पाइप, जो ब्लो पाइप होता है वो आपका वेल्डिंग टॉर्च बोल सकते हो आप उसको, टॉर्च, जहाँ टॉर्च या ब्लो पाइप जो होता है वहाँ तक ले जाने के लिए जो उस पर रबड़ का या फिर पीवीसी का जो होता है वो आपका होज पाइप इस्तेमाल किया जाता है। ये मजबूत कैनवस रबड़ के होते हैं, ये कैनवस रबड़ के होते हैं जिनमें अच्छा लचीलापन होता है। इसमें देखोगे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही बढ़िया होता है। और होज पाइप जो ऑक्सीजन ले जाते हैं वे काले रंग के होते हैं, जो ऑक्सीजन ले जाते हैं वो काले रंग के होते हैं, और एसिटिलीन वाले जो होते हैं वो आपके मैरून रंग के होते हैं, मैरून रंग के होते हैं। रबड़ की नली को यूनियनों की मदद से, अब यूनियन जो होते हैं, यूनियन बेसिकली क्या होता है, जॉइंट्स होता है जिससे आप आसानी से लगा के, इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम पाइप फिटिंग पढ़ेंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे जो यूनियन होते हैं। यूनियन बेसिकली एक पाइप इधर से है, एक पाइप इधर से है, यहाँ पे यहाँ जोड़ दिया। तो यूनियन क्या होता है ना, इसको आप आसानी से खोल सकते हो, वहीं पे खोल के जो मैंने मेंटेनेंस करना होता है ना उसके लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये क्या होता है, ईजिली आप इसको खोल के लगा सकते हो, ये बहुत ही आसान होता है। तो इसके बारे में जब हम पाइप फिटिंग का पढ़ेंगे तब वहाँ बेहतर तरीके से और बढ़िया तरीके से डिटेल्स पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना जानो, तो दो पाइप को जोड़ने के लिए उसका यूनियन का इस्तेमाल किया जाता है। ईजिली ये क्या होता है, आपका मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। यदि कल के डेट में यदि आपका टूट जाता है, यहाँ से यहाँ ख़राब हो जाता है, तो पूरा का पूरा पाइप ना चेंज करके जहाँ से आपका लगा हुआ है वहाँ तक ही चेंज करके दूसरा आप लगा सकते हो। फिगर पाइप में दिया हुआ है, पाइप में हम दिखाएंगे। रबड़ की नलियों को यूनियनों की मदद से रेगुलेटर से जोड़ा जाता है। रेगुलेटर में जो होता है जोड़ा जाता है, वहाँ पे यूनियन लगाया जाता है, जैसे कि हम अभी दिखाते हैं। सो ये जैसे हो गया आपका, ये आप मान लो, तो ये आपका एक तरह यूनियन हो गया। तो ये इजली आपका लोग खोल के लग सकता है। तो इस साइड का है, इस साइड आपका कनेक्टेड होता है, लेकिन इस तरह का ये है जिससे आसानी से खोल के लगा सकते हो आप उसको। इसमें क्या होता है, बाएं हाथ के होते हैं, इसमें जो थ्रेड होते हैं ऑक्सीजन में दाहिने और एसिटिलीन में बाएं होते हैं। एसिटिलीन होज यूनियनों के कोनों पर एक खांचा कटा होता है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, खांचा कटा होता है। जो नट होते हैं, जो कोने होते हैं वहाँ पे आपके स्लॉट कटे होते हैं। और रबड़ होज के ब्लो पाइप सिरे पर होज प्रोटेक्टर लगे होते हैं। जो रबड़ होज होते हैं उनके पर ब्लो पाइप सिरे पर, जो जहाँ पे ब्लो पाइप लगता है वहाँ पे एक आपको मिलेगा स्प्रिंग टाइप का जो होता है ना, स्प्रिंग मिलता है, जो होज प्रोटेक्टर लगे होते हैं, वही आपको होज प्रोटेक्टर जो होते हैं कनेक्टिंग यूनियन के आकार में होते हैं। और वेल्डिंग के दौरान फ्लैशबैक और बैकफायर से बचाने के लिए एक नॉन रिटर्न डिस्क को अंदर फिट किया जाता है। उसमें आपका जैसे नॉन रिटर्न वाल होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नॉन रिटर्न वाल में क्या होता है, एक साइड से फ्लो होगा, दूसरे साइड से वो वापस नहीं आने देगा। तो बैकफायर के चांसेस जो होता है उसमें कर्जिक कम हो, मतलब ना नहीं हो जाए, ख़त्म कर देता है। उसका जो रिस्क है बैकफायर होने का, उस चीज़ को, रिस्क को ख़त्म कर देता है जो नॉन रिटर्न डिस्क होता है वो। तो रबड़ होज के ब्लो पाइप क्या होते हैं, हॉज प्रोटेक्टर में लगे होते हैं। हॉज प्रोटेक्टर कनेक्टिंग यूनियन के आकार में होते हैं। और वेल्डिंग के दौरान फ्लैशबैक और बैकफायर से बचने के लिए नॉन रिटर्न स्टिक को अंदर से फिट किया जाता है। तो फ्लैशबैक फायर या फिर आप बैकफायर कह लो, तो उस चीज़ को बचाने के लिए नॉन रिटर्न डिस्क को जो होता है अंदर से ही लगाया जाता है।
आगे जो है ब्लो पाइप और नोजल। ब्लो पाइप और नोजल का क्या है कि ब्लो पाइप जो होता है आपका जो एसिटिलीन गैस या ऑक्सीजन गैस है वहाँ से आपको जितना अनुपात में देना है वो बाहर ले जाने के लिए होता है ना। जितना आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको कंट्रोल करके निकाल सकते हैं। तो वही आपका ब्लो पाइप जो है ये आपका ये जो है ये आपका मेन है ना। यही है आपका ब्लो पाइप। ये आपका नोजल यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका ब्लो पाइप हो गया, जिसमें आपका एक कनेक्टर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का, एक एसिटिलीन का। तो इस वजह से देखोगे ये आपका 5वां नंबर जो है ये आपका इधर लिखा है ऑक्सीजन कंट्रोल का है, और ये आपका 4 नंबर जो है एसिटिलीन कंट्रोल का है। ये आपका ऊपर का जो हो जाएगा ऑक्सीजन का जो होज पाइप लगेगा वो हो जाएगा, नीचे वाला एसिटिलीन का हो जाएगा। फिर ये जो है ये वो आपका हैंडल हो गया, यहाँ से पकड़ के ये आपका काम करने का होता है। ये आपका मिक्सिंग चेम्बर यहाँ से आके यहाँ पे आपका मिक्स होते हैं, और ये फाइनली आपका नेक और नोजल हो जाएगा। तो यही चीज़ दिया हुआ है। ब्लो पाइप और नोजल जो होता है अंतिम रूप से जहाँ पे आपका मिश्रण होता है और कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपका ब्लो पाइप या नोजल होता है। तो ये आपका जैसे हो गया, यहाँ पे ये नोजल हो गया और पूरा आपका ब्लो पाइप हो गया। तो यही चीज़ का फिगर दिखाया हुआ है यहाँ पे। फिगर पाइप में देखो ये आपका ब्लो पाइप हो गया, ये आपका एसिटिलीन का, ये ऑक्सीजन का, ये आपका रबड़ होज हो गया है ना। ये आपके रेगुलेटर हो गया, प्रेशर रेगुलेटर हो गया, जिसमें एक आपका सिलेंडर का प्रेशर दिखाएगा, एक आउटपुट प्रेशर दिखाएगा। कलर दिया हुआ है तो ऑक्सीजन से जो आ रहा है उसका ब्लैक कलर होगा, आप एसिटिलीन से आपका मरून कलर होगा। ये आपका ब्लैक के साथ ग्रीन पे भी मिलता है, तो ज़्यादातर आपका ब्लैक में ही इस्तेमाल करते हुए मिलेगा। ये आपका यूनियन है, जो यूनियन इस्तेमाल किया जाता है लगाने में। ये क्या होता है, ईजिली आपका खुला खोल सकते हो, लगा सकते हो। तो ये ऐसे पर्पस में होता है। तो इस साइड से आपका होज लगेगा, यहाँ से आपको वहाँ पर जहाँ लगाने का है सिलेंडर में वहाँ पर लगेगा, तो आसानी से फिर खोल के लगा सकते हो, ऐसे होता है। ये आपका होज प्रोटेक्टर जो है ऊपर से लगा होता है, जिससे क्या होता है वो प्रोटेक्ट किया रहता है। समटाइम ये आपको यहाँ पे जैसे दिया हुआ है होज का प्रोटेक्टर, ये जैसे आपका थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है, रबड़ का ही हार्ड मटेरियल है। ऐसा कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको जो है ये क्या बोलते हैं, हाँ स्प्रिंग वो टाइप का मिलेगा, जो कंड्यूट जैसे होता है ना। इलेक्ट्रिकल में देखोगे ना, तो वायर जो खुली वायर जा रही है ना उस पर एक कंड्यूट मतलब उसके अंदर से ले जाया जाता है, जिससे वायर जो है कटे ना। तो सेम चीज़ इस पर भी है, आपका होज पाइप कट ना जाए उसके लिए ऊपर से होज पाइप पर प्रोटेक्शन लगा रहता है। तो ये चीज़ उधर मेंशन कर रखा था। तो ये चीज़ है। तो इसमें देखोगे ये आपका थ्रेड जो है राइट हैंड थ्रेड है, मतलब ये ऑक्सीजन का हो जाएगा। प्री सिक्योरिटी नट हो गया, ये आपका नट है, प्री सिक्योरिटी नट है। और ये आपका नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इस साइड का फ्लो डायरेक्शन है, इधर से इधर जा रहा है। ये लेफ्ट हैंड थ्रेड हो गया। ये एसिटिलीन के लिए जो होता है लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। और ये आपका जो है एक लगा हुआ है जो डिस्क वाल लगा हुआ है, तो ये रोकता है वापसी जाने के लिए। तो वही है डिस्क वाल फिट इंस्टेंटली व्हेन गैस फ्लो इज रिवर्स। जब रिवर्स आता है नॉन रिटर्न वाल, यही चीज़ मैं कह रहा था। तो नॉन रिटर्न वाल क्या होता है, एक साइड से फ्लो जाएगा, दूसरी साइड से फ्लो नहीं आएगा। अब जैसे इस साइड से देखोगे, इस साइड से फ्लो जा रहा है पर ये रिटर्न इधर नहीं आ सकता, ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे। डिस्क जो है यहाँ पे ये क्लोज कर देगा इसको। आगे देखते हैं। ये आप 8वां नंबर का जो है ये ब्लो पाइप का फिगर है, जिसमें आपका ये 7 नंबर जो है ये आपका नोजल है या नेक है, नेक पाइप है। ये आपका 6 नंबर मिक्सिंग चेम्बर हो गया, 1 नंबर आपका हैंडल हो गया। फिर ये ऊपर का जो है 5 नंबर, ये 5 नंबर जो है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल हो गया। 3 नंबर जो है ऑक्सीजन का जो है पाइप हो गया, ऑक्सीजन इनलेट कनेक्शन है, ऑक्सीजन इनलेट कनेक्शन है। फिर 2 नंबर जो है आपका एसिटिलीन इनलेट कनेक्टर हो जाएगा। 4 नंबर जो है आपका ये एसिटिलीन कंट्रोल वाल हो जाएगा। ये सवाल में ना पूछे जाते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस चीज़ को आप ना बहुत ज़्यादा नोट ध्यान में रखना। इससे बहुत सवाल, इससे आपके थ्रेड से, प्रेशर से, कैपेसिटी से ये सवाल पूछे ही जाते हैं। कलर हो गया होज पाइप का कलर, उसमें थ्रेड जो होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आगे जैसे देखते हैं तो इसके बाद आपका एसिटिलीन, ये आपका इससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो इन चीज़ों का भी याद रखो। इसके पार्ट नेम से 1 2 3 ऐसे करके ही सीधा लिखा हुआ आएगा 5 नंबर ये क्या है बोल के, तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर तो छोटी या बड़ी जो लपटें होती हैं उत्पन्न करने के लिए विभिन्न आकारों में विनिमय नोजल टिप्स का एक सेट उपलब्ध है, जिसमें फिगर 9 में दिया हुआ है, उसको देखेंगे। वेल्ड की जाने वाली जो प्लेटें हैं उसको अनुसार जो होता है नोजल का भी आकार भिन्न भिन्न होता है। तो ये आपका टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे ये जैसे ये दिया हुआ है नोजल का अलग अलग, 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर नहीं 5 है, 7 है। ये सारे टिप हैं। टिप जो होता है ये होता है टिप, बाकी आपका नोजल हो गया। ये आपका मिक्सिंग चेम्बर हो गया, हैंडल हो गया, हैंड पीस हो गया। फिर ये आपका ऑक्सीजन का हो गया, ये आपका एसिटिलीन का कंट्रोल वाल है, गैस कंट्रोल वाल है ना। टिप को सफाई करने के लिए यूज करा जाता है, वो टिप क्लीनर होता है। ये आपका मोटाई का दिया हुआ है, अलग अलग मोटाई का जो है, कहाँ चला गया। ये आपका साइज दिया हुआ है, तो साइज में देखोगे टेबल का है,
जैसे ये प्लेट का मोटाई जैसे आप रखते हो कि 0.8 का रहेगा तो नोजल नंबर जो आपका रहेगा उसमें संख्या जो रहेगा 1 नंबर रहेगा। तो ये सारे नंबर्स में आते हैं, जो जितने भी नोजल्स नंबर्स आएंगे उस पर टिप जैसे अलग अलग दिया हुआ है। तो अलग अलग जो साइज़ जो मोटाई होता है आपका, जैसे आपका गैस वेल्डिंग करोगे तो उसमें जो थिकनेस होती है सीट की उसके अकॉर्डिंग होता है आपका यूज होता है। जैसे आपका 10 mm का जो सीट होता है, 10 mm सीट का मोटाई होगा, वहाँ पे आपको गैस वेल्डिंग करना है तो उसके लिए नोजल नंबर जो होगा आपका 35 होगा। तो ये जैसे दिया हुआ है इसमें टिप नंबर, जैसे इसमें दिया हुआ है ना टिप्स का, तो ये आपका 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर है। तो 7 नंबर का जैसे देखोगे ये 3 mm मोटाई तक चलेगा। 5 नंबर का जो होता है वो आपका 2.4। ये आपके स्टैंडर्ड ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में काम करे जाते हैं वहाँ पे यूज होते हैं। बाकी ऐसे जनरल देखोगे गैस वेल्डिंग में लेके जाओगे तर में गैस वेल्डिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे आप दूसरा वेल्डिंग कराने के लिए लेके जाओगे, जैसे आर्क वेल्डिंग होता है और दूसरे ये भी सारे हम देखेंगे। जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, सबमर्ज वेल्डिंग जो होता है, जैसे आपका जो शिप वगैरह में करे जाते हैं, अंडर वाटर कराया जाता है, तो उनमें आप इसको लेके जाओगे तो ये करेगा ही नहीं करेगा। उसके लिए फिर अलग वेल्डिंग होती है। कई आपका अलग अलग अभी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया, थर्मिट का तो हमने गैस वेल्डिंग का देख लिया, आर्क वेल्डिंग हो गया। जैसे आपका अभी आएगा और भी आएगा जिसमें अलग अलग टाइप के जो होते हैं उसमें जितने सीट मोटे सीट जनरल जैसे सीट का मोटाई के हिसाब से आ रहा है, लेकिन क्राइटेरिया चेंज नहीं हो रहा है। ये आपका नॉर्मल जनरल वर्क में दिखा रहा है खाली सीट का मोटाई और आपका टिप जो नोजल संख्या नंबर होगा उसके हिसाब से। लेकिन आपका जैसे ओवर जो कंडीशन चेंज होती है ना, जब मेटल का कंडीशन चेंज हो जाएगा उसका जैसे नॉर्मल करते हैं आप इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो भी सारी चीज़ें चेंज होने लगती है फिर कि उसका वेल्डिंग ही टाइप चेंज हो जाएगा। इसीलिए अलग अलग टाइप के वेल्डिंग आपको आगे पढ़ने को पड़ेंगे। सो आगे पढ़ाया जाएगा वो, मतलब 25 mm से जितना ज़्यादा आपका मोटाई वाला होगा जो सीट पे आपको वेल्डिंग करनी है गैस वेल्डिंग, तो आपका 90 नंबर का जो है नोजल संख्या वाला जो 90 नंबर, जैसे इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है इस तरह से आपको 90 नंबर वाला उसमें चलेगा 25 नंबर से ऊपर। तो बाकी इनसे जो सवाल बनते हैं इनसे आपका नोजल नंबर से सवाल ज़्यादा नहीं बनता है, ना के बराबर अभी तक तो मेरे को देखने को नहीं मिला है। लेकिन इन चीज़ों से आपको सवाल बनेंगे। ये जितने पार्ट नंबर लिखे हुए हैं ये पार्ट नंबर आप याद कर लेना। और जैसे थ्रेडेड के हो गए हैं ये वाले जितने पार्ट नंबर है ये सारे याद कर लेना आप। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कौन से क्या है, सिलेंडर का आकार देख के आपको भी पता कर लेना है, थ्रेड का पता करना है, कलर का हो गया। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं क्योंकि अगला वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा हो गया है, 1 घंटे से आसपास हो गया, 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो अगला जो है आपका आर्क वेल्डिंग का है। अभी हमने क्या देखा, गैस वेल्डिंग का देख लिया, अब देखेंगे हम आर्क वेल्डिंग का। आर्क वेल्डिंग और मशीन एक्सेसरीज के बारे में देखेंगे। तो इस क्लास को जो है यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।